Good morning, all of you. In this part of nitro compounds, we will discuss about their nomenclature, their classification, and their different physical properties. So, first of all, we will see about the definition of ambident groups because the nitro group and nitrito group, these two type of compounds are derived from that particular term, that is the ambident groups. So, what are the ambident groups? जैसे आपने पढ़ा है पहले एम्फीबियंस होते हैं एम्फीबियंस जैसे कौन फ्रॉग्स विच कैन लिव बोथ ऑन द लैंड एंड इन द वाटर जो दोनों जगह रह सकते हो सिमिलरली एम्बीडेंट लिगेंड्स एम्बीडेंट ग्रुप्स आपके वो ग्रुप्स होते हैं which have the two sides, which have the two coordinating side, which have the two attacking side, which have the two binding side. So the groups which have the two sides through which it can link to the central atom are called as the ambident groups. जैसे कि आपका NO2 ग्रुप होता है NO2 ग्रुप हैज टू बाइंडिंग साइट इसके अंदर टू बाइंडिंग साइट होती है इफ इट इज अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम by N then it is called the nitro group if it is attached through O then it is called as the nitrito group means NO2 group has two binding site that is it can attack either through N atom or through the O atom तो ये जो सेंट्रल एटम से जब ये अटैच होता है ये NO2 ग्रुप तो ये किससे अटैच हो सकता है इधर थ्रू नाइट्रोजन एटम अगर N के थ्रू अटैच हो जाए तो नाइट्रो ग्रुप अगर O के थ्रू अटैच हो जाए तो नाइट्रेटो ग्रुप और दोनों का जो मोलिकुलर कॉम्बिनेशन है वो तो सेम है ही एक नाइट्रोजन है दोनों के अंदर दो ऑक्सीजन है but they differ from each other in their attacking site कि भाई ये किस साइट के थ्रू अटैक करे किस साइट के थ्रू ये बाइंड कर पाएंगे सेंट्रल मेटल एटम के साथ सिमिलरली एक एग्जांपल और है जैसे CN group also has two binding site means it can attach to the central atom either through the carbon atom or the nitrogen atom but if it attach through the C atom then it is called as nitrile or the cyanides but if it attach through the nitrogen atom then it is called as then that group is called as isocyanide or the isonitriles or the carbylamine तो ये होते हैं आपके एम्बिडेंट ग्रुप्स तो ये आपके कौन हो गए एम्बिडेंट ग्रुप्स तो हमारे जो ये फिलहाल जो यूनिट है जो चैप्टर है जो ये हमारा लेक्चर है इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे अबाउट दीज फर्स्ट टू टाइप ऑफ लिगेंड्स दैट इज द नाइट्रो और द नाइट्रीटो सो नाउ व्हाट आर द नाइट्रो कंपाउंड्स the compounds which are formed by the replacement of one or more H atom either from the aliphatic hydrocarbons or from the cyclic hydrocarbons by the NO2 group अगर आपके aliphatic hydrocarbon या cyclic hydrocarbons के ऊपर से आप H रिप्लेस करके और उसकी जगह क्या लगा दे NO2 ग्रुप लगा देते हैं तो आप उसे कहते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे मीथेन एग्जांपल लिया है इसके अंदर से आपने एक H को रिप्लेस किया विद द NO2 ग्रुप and compound thus formed called as the nitro compounds ये आपके नाइट्रो कंपाउंड्स बन जाते हैं सिमिलरली नाइट्रीटो कंपाउंड की भी डेफिनेशन बिल्कुल सेम होगी लाइक दैट ऑफ द नाइट्रो कंपाउंड with the species which are formed by the replacement of one or more H atom from the aliphatic hydrocarbons or the cyclic hydrocarbons by the ONO group को क्या कहते हैं आप we called it as nitrito group जैसे आपके पास फिर वही एग्जांपल मीथेन हमने लिया उसका एक H को आपने रिप्लेस किया बाय ONO ग्रुप द कंपाउंड दस फॉर्म्ड कॉल्ड एज द नाइट्रीटो कंपाउंड्स तो ये आपके नाइट्रो और नाइट्रीटो कंपाउंड्स हो गए फर्दर अगर हम देखें जो आपके नाइट्रो कंपाउंड हैं ये इनको हम क्लासिफाई डिफरेंट वेज से कर सकते हैं जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एमीन्स के अंदर एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल फिनोल्स के अंदर भी हम ये सारी टाइप की क्लासिफिकेशन देख चुके हैं ये ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं सारी क्लासिफिकेशंस तो अगर हम देखें टाइप ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स तो पॉइंट नंबर 1 आपके क्या आ गए एलिफेटिक या एल्काइल नाइट्रो कंपाउंड्स जैसे नेम रिफ्लेक्ट करता है कि ये कैसे बने कि आपके पास कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप है एल्काइल ग्रुप का अगर आप H रिप्लेस करके कौन सा ग्रुप लगा दें वहां पे NO2 देन दिस कॉल्ड एज द एलिफेटिक और द एसाइक्लिक नाइट्रो कंपाउंड्स जैसे यहाँ पे जो NO2 ग्रुप है इट इज प्रेजेंट ऑन द कार्बन एटम ऑफ द एल्काइल ग्रुप यहाँ पे जो NO2 ग्रुप है वो कहाँ पे प्रेजेंट है ऑन द कार्बन एटम ऑफ द एल्काइल ग्रुप मींस इस कार्बन एटम के ऊपर पहले कोई H था उस H को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या लगा दिया गया NO2 ग्रुप तो ये बन गया आपके एलिफेटिक और द एल्काइल नाइट्रो कंपाउंड्स अब साइक्लिक नाइट्रो कंपाउंड्स कौन होंगे द कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर H एटम ऑफ द साइक्लिक ग्रुप कोई साइक्लिक ग्रुप है आपके पास उसके ऊपर से आपने H को आपको रिप्लेस किया और वहां पे कौन सा ग्रुप लगा दिया NO2 जैसे आपके पास ये
कौन कंपाउंड है? साइक्लोहेक्सेन है। जैसे इस एग्जांपल में आपने उसका एक H रिप्लेस किया किससे? NO2 से, तो ये आपके साइक्लिक नाइट्रो कंपाउंड्स हो गए। आपके पास ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर से आपने H को रिप्लेस किया बाय द NO2 ग्रुप, सो ये आपके क्या बन गया? ये साइक्लिक नाइट्रो कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं एराइल एल्काइल नाइट्रो कंपाउंड्स, मींस जिसके अंदर क्या हो कि एक ऐसा कार्बन जिसके ऊपर आपके NO2 ग्रुप लगा हुआ है, उसी कार्बन के ऊपर आपके एल्काइल ग्रुप भी हो, जैसे CH3 इस एग्जांपल में, और बेंजीन रिंग भी हो, आपका एराइल ग्रुप भी हो, तो आप उसे कहते हैं एर एल्काइल नाइट्रो कंपाउंड्स। सो द कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर H atom of the side chain of the cyclic group by the nitro group called as the air alkyl नाइट्रो कंपाउंड्स, मींस वो कार्बन जिसके ऊपर NO2, उसी कार्बन के ऊपर क्या होना चाहिए? आपके एल्काइल ग्रुप भी हो, एराइल ग्रुप भी हो, तो आपके एर एल्काइल नाइट्रो कंपाउंड्स कहलाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जो साइक्लिक नाइट्रो कंपाउंड्स थे फर्दर और कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे हमने पहले ऊपर डिस्कस कर ही लिया, जस्ट उनको फर्दर बाइफरकेट कर देते हैं कि कंपाउंड में भी द एलिसाइक्लिक नाइट्रो कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आपके कौन होंगे? ये वो कंपाउंड होते हैं जिसमें आप क्या करेंगे, आपके पास कोई साइक्लोएल्केन था, जैसे साइक्लोहेक्सेन हमने लिया, उसका एक H को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? NO2 ग्रुप से, तो ये आपके कहलाते हैं एलिसाइक्लिक नाइट्रो कंपाउंड्स। सो द कंपाउंड व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर H atom of cycloalkane by the NO2 group are called as the एलिसाइक्लिक नाइट्रो कंपाउंड्स। दूसरे हो जाते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक मींस जिसके अंदर बेंजीन रिंग जरूर हो। तो आपने क्या किया? द कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर H atom either directly from the बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग से या तो डायरेक्टली H एटम को रिप्लेस कर दे NO2 ग्रुप से, या बेंजीन रिंग के ऊपर कोई साइड चेन लगी हुई है, आप वहां से रिप्लेस कर दें। वहां से क्या रिप्लेस कर दें? साइड चेन के ऊपर से एक H को रिप्लेस करके वहां पे NO2 ग्रुप लगा दे। दोनों एग्जांपल आपके सामने। फर्स्ट सेकंड एग्जांपल में तो आपको दिख रहा है बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है NO2, मींस बेंजीन रिंग का ही H आपने रिप्लेस किया किससे? NO2 ग्रुप से। सेकंड एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं बेंजीन रिंग के ऊपर क्या थी? कोई साइड चेन थी, उस साइड चेन का आपने H रिप्लेस किया किससे? NO2 ग्रुप से। तो दीज, और लेकिन क्योंकि बेंजीन रिंग है यहाँ पे, तो बेंजीन रिंग होने की वजह से ये कंपाउंड एरोमेटिक है, बोथ आर एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो आपने एल्काइल हैलाइड में देखी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्काइल होते हैं आपके अपने एल्कोहल्स के अंदर देखी कि अल्कोहल में विद द प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी विद द टर्शियरी अल्कोहल। सिमिलरली इन केस ऑफ द नाइट्रो कंपाउंड may further be classified in the form of primary nitro compound, the secondary nitro compound, or the tertiary nitro compound. So what are the primary nitro compound? The primary nitro compound can be defined in the similar way like that of the primary alcohol. तो कैसे डिफाइन किया था हमने प्राइमरी अल्कोहल को कि द कंपाउंड्स इन विच द कार्बन कंटेनिंग NO2 ग्रुप, वहां पे हमने क्या बोला था प्राइमरी अल्कोहल में? द कंपाउंड्स इन विच द कार्बन कंटेनिंग OH ग्रुप, तो वो कार्बन जिसके ऊपर OH था, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? द कार्बन कंटेनिंग नाइट्रो ग्रुप। सो द कार्बन कंटेनिंग नाइट्रो ग्रुप इज लिंक्ड विद वन और नो कार्बन एटम, मीन्स एक ऐसा कार्बन जिसके ऊपर NO2 ग्रुप है, उस कार्बन से कोई भी आपका और एल्काइल ग्रुप अटैच ना हो, अगर हो तो एक हो, या तो एक एल्काइल ग्रुप अटैच हो या एक भी ना हो, तो आप उसे कहते हैं प्राइमरी। अब देखो दोनों एग्जांपल, पहले वाले एग्जांपल में देखो क्या है, एक ऐसा कार्बन जिसके ऊपर NO2 है, उस कार्बन से कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है, देखो तीनों आपके H है। अब सेकंड एग्जांपल में देखें, वो कार्बन जिसके ऊपर NO2 ग्रुप अटैच है, उससे सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप अटैच है, लाइक CH3। तो मींस प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड कौन होते हैं? द कंपाउंड्स इन विच द कार्बन कंटेनिंग, देखो ये जो कार्बन है और जिसके ऊपर बोलो कौन लगा हुआ है? ये NO2, और ये वो कार्बन है जिसके ऊपर NO2 ग्रुप लगा हुआ है। सो द कार्बन कंटेनिंग NO2 इज लिंक्ड विद वन, या तो देखो एक से ही वन एल्काइल ग्रुप और नो एल्काइल ग्रुप, दूसरे में देखो एल्काइल ग्रुप है ही नहीं, वहां पे तो H है, आर कॉल्ड एज द प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड्स। तो आप उन्हें प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड्स कहते हैं। नेक्स्ट इसी टाइप से और एग्जांपल आप देखें, यहाँ पे भी आप नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, जो आपका कार्बन जिसके ऊपर NO2 है वो एक ही कार्बन से अटैच है, देखो वो कार्बन किसका है? यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप अटैच है, लेकिन उस साइक्लोप्रोपाइल में तो टोटल 3 कार्बन होते हैं, लेकिन वो कार्बन जिसके ऊपर NO2 है वो कार्बन एक ही और कार्बन से अटैच है, तो ये आपका प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड ही है। नेक्स्ट आप देख ले यहाँ पे कि वो कार्बन जिसके ऊपर NO2 है वो एक ही कार्बन से अटैच है, देखो यहाँ पे ये बेंजीन रिंग का कार्बन हो गया जिससे वो फर्दर अटैच है, तो ये भी प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड हो गए। अब हम देखते हैं सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड्स के बारे में। तो सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड की डेफिनेशन बिल्कुल वैसी होगी जैसे प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड में, तो हमने क्या लिखा था कि द कार्बन कंटेनिंग NO2 ग्रुप इज लिंक्ड विद वन और नो कार्बन एटम, वन और नो कार्बन एटम। अब इसकी जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? अटैच विद 2 कार्बन एटम।
तो देखो डेफिनेशन, द कंपाउंड्स इन विच द कार्बन कंटेनिंग NO2 ग्रुप इज अटैच्ड विद या लिंक्ड विद टू कार्बन एटम। सो द कार्बन एटम कंटेनिंग NO2 ग्रुप इज अटैच्ड विद टू कार्बन एटम। आप एग्जांपल में देखें, ये कार्बन जिसके ऊपर बोलो कौन अटैच है, ये NO2, इट इज फर्दर अटैच विद टू एल्काइल ग्रुप। देखो टू एल्काइल ग्रुप है, आपके टू CH3 ग्रुप है यहाँ पे, जरूरी नहीं CH3 हो, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकते थे। तो आप इन्हें कहते हैं सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड्स। सिमिलरली आप नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, यहाँ पे वो कार्बन जिसके ऊपर NO2 अटैच है, ये कार्बन देखो राइट और लेफ्ट देखो दो दो कार्बन से अटैच है, सो इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड। आप नेक्स्ट को देखें, यहाँ पे ये कार्बन जिसके ऊपर देखो NO2 ग्रुप अटैच है, देखो ये कार्बन जिसके ऊपर NO2, ये फर्दर दो कार्बन से अटैच है राइट और लेफ्ट, तो इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड। अब हम देखते हैं टर्शियरी नाइट्रो कंपाउंड। तो यहाँ पे जो हमने लिखा था सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड की डेफिनेशन में कि द compounds in which the carbon containing NO2 group is linked with how many carbon atom? Linked with 2 carbon atoms. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे टर्शियरी नाइट्रो में? linked with 3 carbon atoms. So the compound in which the carbon containing NO2 group is linked with 3 carbon atoms. तो आप इन्हें क्या कहेंगे? दिस कॉल्ड एज अ टर्शियरी नाइट्रो कंपाउंड्स। आप इस एग्जांपल में देखें, ये कार्बन जिसके ऊपर बोलो कौन अटैच है, देखो ये NO2 ग्रुप, ये कितने अल्काइल ग्रुप से अटैच है? इट इज फर्दर अटैच विद 3 अल्काइल ग्रुप्स। दीस अल्काइल ग्रुप हियर आर द मिथाइल ग्रुप। तो 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच हो तो वो आपके टर्शियरी नाइट्रो कंपाउंड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इनके नोमेनक्लेचर के बारे में, क्या हम इनकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा नाइट्रो, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा, इसको कैसे लिखते हैं? NO2, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। इसको ओपन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो ये तो आप पहले से ही जानते हैं, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें कि जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बोलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन की कितनी है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 1s2 2s2 2p3। द वैलेंस शेल इज the second shell, and that second shell has 2s and 2p, and there is no 2d, इसके अंदर कोई भी 2d नहीं होता। so in orbital form, in the 2s orbital या 2s subshell, there are the 2 electrons, means 2 electrons of opposite spin. In the 2p there are 3 orbitals. In the 2p subshell there are the 3 orbitals containing 1 electron each. So nitrogen can form a maximum of 3 covalent bond, and it can form, as it can form 3 covalent bond, means there are the 3 bond pair electrons, and it has 1 lone pair in 2s, that is a lone pair electron. With the help of that lone pair, it can form 1 coordinate bond. So means nitrogen can form a maximum of 4 bonds, 3 covalent bond and 1 coordinate bond using the lone pair electrons. So what is the structure of NO2 group? NO2 ग्रुप की अगर आप स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा करें तो नाइट्रोजन देखो कैसे करेगा। यहाँ पे देखो हमने ये नाइट्रोजन शो किया आपके सामने। नाइट्रोजन के पास how many electrons are there in nitrogen valence shell? In 2p there are the 3 electrons, and in 2s there is a 1 lone pair electron. देखो नाइट्रोजन के पास ये 1 unpaired electron था, ये किसी के साथ देखो शेयरिंग करेगा इधर। NO2 देखो 1 ऑक्सीजन लिखी हमने, सेकंड ऑक्सीजन लिखी। नाइट्रोजन का 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो ये किसी के साथ भी इधर शेयरिंग करके, देखो इधर कोई और आएगा उसके साथ ऐसे शेयरिंग करेगा, इसलिए हम ये सिंगल लाइन दिखा देते हैं। कोवलेंट बॉन्ड बनेगा यहाँ पे किसी भी और ग्रुप के साथ, वो एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, बेंजीन कार्बन भी हो सकता है, एनीवन। ऑक्सीजन के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो 1 इलेक्ट्रॉन सेकंड अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हुए नाइट्रोजन ने ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज किए अनपेड, देखो 1 और 1 ये 2, देखो डबल बॉन्ड बन गया। अब नाइट्रोजन के पास क्या बचा? देयर इज ओनली लॉन पेयर। इस लॉन पेयर की हेल्प से ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बनाएगा बोलो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO2। ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ NO2। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आ गया होगा कि ऑक्सीजन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बना लिया, तो थोड़ा सा आपको वो भी बता दें। देखो 1s2 ये 2s2 ये 2p4, देखो ये ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन में देखें इसकी वैलेंस शेल, इसके अंदर भी देखो 2d तो नहीं होता, जैसे नाइट्रोजन में 2d नहीं होता। तो s के अंदर there are 2 electrons in paired state. In the 2p subshell there are the 4 electrons which are filled up using the Hund's rule, means first of all they are filled up singly, देखो 1 electron by half arrow, then pairing will start, देखो इस टाइप से pairing हो गए। तो in the oxygen valence shell there are only 2 unpaired electrons, these called the bond pair electron, इसलिए ऑक्सीजन सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना सकती है, कोवलेंट बॉन्ड, and these remaining 2 are the lone pair. But if there is any type of requirement for the formation of the coordinate bond, अब ऑक्सीजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल तो नहीं, but under some circumstances in oxygen
these 2p अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, देखो 2s के तो देखो ये लोन पेयर थे ही, 2p के अंदर देखो ये भी लोन पेयर है, लेकिन जो ये दो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे अंडर सम सर्कमस्टेंसेस दे गेट पेयर्ड अप, देखो 1 इलेक्ट्रॉन सेकंड, और ये ऑर्बिटल आपका वैकेंट हो जाता है ऑक्सीजन के अंदर, दैट इज अ वैकेंट ऑर्बिटल अंडर सम सर्कमस्टेंसेस। वो सर्कमस्टेंसेस क्या क्या है, जैसे अभी यहाँ पे हुआ था नाइट्रो ग्रुप के अंदर, आपने अभी ऊपर देखा कि हमने कहा था देखो नाइट्रोजन के पास जो एक लोन पेयर है वो ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनाया, देखो मैं फिर से दिखाता हूँ, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये एक ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल कहाँ से आया, अभी हमने शो कर दिया, ये और करके देखो मैंने बीच में लिख दिया कि ऑक्सीजन अपनी कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे मॉडिफाई कर लेता है, उसके जो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे दे गेट पेयर्ड अप एंड वन ऑफ द 2p ऑर्बिटल, और जो 2p एक ऑर्बिटल है वो वैकेंट हो जाता है। अब जो नाइट्रोजन है देखो ये ऑक्सीजन का जो वैकेंट ऑर्बिटल, इसी में तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बनाता है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे डोनर है जिसके पास लोन पेयर, और ऑक्सीजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल आ गया तो एक्सेप्टर का काम, तो इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। आपने ओजोन में भी तो देखा होगा ना, थोड़ा सा देखो आइडिया दे दे, ऑक्सीजन, ये सेकंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास आपने देखा पहली जो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन थी देखो ये फर्स्ट वाली, इसके अंदर आपने क्या देखा था, ऑक्सीजन के पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, देखो वन अनपेड सेकंड, वन सेकंड अनपेड, कितने लोन पेयर बच गए, देखो वन लोन पेयर, ये सेकंड लोन पेयर, ये वन लोन पेयर, ये सेकंड, ये O2 की स्ट्रक्चर है। इफ देयर इज थर्ड ऑक्सीजन, देखो थर्ड आ जाए, जैसे ओजोन की स्ट्रक्चर आप जानते हैं ओजोन, तो उसमें बोलो थर्ड क्या करेगा, उसी टाइप से ये जो थर्ड, ये है जो सेकंड, देखो मैंने लिख दिया ये सेकंड, जो सेकंड कॉन्फ़िगरेशन को अडॉप्ट कर लेगा थर्ड, ये जो ऑक्सीजन है ये सेकंड कॉन्जुगेशन को मींस उसके पास वन लोन पेयर, ये सेकंड लोन पेयर, ये थर्ड लोन पेयर, और एक ऑर्बिटल देखो जो मैंने वैकेंट लिखा था ये वैकेंट है, और इसीलिए तो ये वन ऑफ द ऑक्सीजन जो O2 के अंदर से कोई भी एक ऑक्सीजन ये थर्ड ऑक्सीजन के साथ बोलो कैसा बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनती थी ओजोन की। तो ये मैंने आपको बताया कि वो कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस थे, वो कौन कौन से कंपाउंड है जिनके अंदर ऑक्सीजन बैकशिफ्ट करवा के अपने पास एक वैकेंट ऑर्बिटल को क्रिएट कर लेता है, और इस तरह से आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। जैसे ओजोन के केस में O और O के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन पाया क्योंकि ऑक्सीजन का जो वैकेंट ऑर्बिटल वही तो यूज हुआ, वो कैसे बनता है वैकेंट ऑर्बिटल वो अभी ऊपर समझा दिया गया था। अब हम चलते हैं अपने मेन पॉइंट के ऊपर, हमारी टेबल के अंदर जहां पे हमने स्ट्रक्चर लिखनी है NO2 की, देखो ये हमने स्ट्रक्चर लिखी बिल्कुल सेम। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों लगाया, देखो ये जो मैंने अभी कलेक्ट करके लिख देता हूँ मैं नीचे, देखो ये तो बॉन्ड बनेगा ही एक इलेक्ट्रॉन से, देखो नाइट्रोजन, इधर देखो ये डबल बॉन्ड था ही। अब जो डोनर होता है देखो ये, या तो आप सिंगल लाइन अगर दिखाते हैं तो डोनर कौन था, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक्वायर्स द पॉजिटिव चार्ज, ऐसा क्यों, क्योंकि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इट बिहेव्स लाइक द कोवैलेंट बॉन्ड। अभी देखो ये जो दो इलेक्ट्रॉन, देखो जो मैं अभी डॉट से यहाँ पे आपके सामने दिखा रहा हूँ, देखो डॉट से, ये दो इलेक्ट्रॉन थे किसके, नाइट्रोजन के, बट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिहेव्स लाइक ए कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसलिए क्या हुआ, अब जो नाइट्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन थे अब उनमें से एक तो ऑक्सीजन का हो गया, इसलिए ऑक्सीजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन O के ऊपर आ गया, देखो नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई क्योंकि उसका जो एक इलेक्ट्रॉन था, जो लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन था वो तो ऑक्सीजन का हो चुका है, इसलिए तो ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आया और नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आया। तो बस या तो आप एरो दिखाएं या आप नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज दिखाएं, आप इकट्ठा ऐसा कभी भी ना करें। देखो जैसे मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन तो इधर था ही, ये डबल बॉन्ड ऐसे, आप ऐसा कभी नहीं करेंगे कि एरो भी लगा दें और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दें और ऑक्सीजन के ऊपर आप नेगेटिव चार्ज लगा दें। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपकी बिल्कुल रॉन्ग है। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कॉम्पिटेटिव में भी आता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज करेक्ट, तो अगर ये स्ट्रक्चर कहीं पे बनी मिल जाए तो आप इसको करेक्ट नहीं कहेंगे, दैट इज अ रॉन्ग स्ट्रक्चर। मीन्स या तो आप एरो दिखाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, या एरो नहीं दिखाते सिंगल लाइन आप दिखाते हैं तो आप क्या करेंगे, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो ये छोटी छोटी बातें आप जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, ये जो आपका नाइट्रो ग्रुप है ये कभी भी प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप का काम नहीं करता, ये सेकेंडरी का ही काम करता है और इसको कहते हैं नाइट्रो। बोलो क्या कहते हैं, नाइट्रो। तो हम कुछ एग्जांपल लेंगे अपने नाइट्रो कंपाउंड्स के और उनकी हम नेमिंग करेंगे। यहाँ पे देखो किस टाइप से, तो ये पहली स्ट्रक्चर बनाए हम, उससे पहले आपको फिर से बेसिक बातें बता दें कि जब भी आप नेमिंग लिखते हैं उसमें टोटल पार्ट कितने होता है एपिक नेमिंग के, देयर आर टोटल 5 पार्ट्स। वर्ड रूट जो ये बताता है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द प्रिंसिपल चेन, मींस इन द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन एटम चेन हैविंग द डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और द फंक्शनल ग्रुप दैट कॉल्ड द प्रिंसिपल चेन। तो प्रिंसिपल चेन के अंदर कितने हैं कार्बन, वो कहलाता है वर्ड रूट। अगर प्रिंसिपल चेन में 1 कार्बन तो मिथ 2 कार्बन, तो इथ 3 कार्बन, तो प्रोप 4 कार्बन, तो ब्यूट 5 कार्बन, तो पेंट हेक्स
सेप्ट या हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक एंड सो ऑन, इस टाइप से आप यूज करते हैं वर्ड रूट को। उसके बाद आपके जो प्रिंसिपल चेन थी, वेदर प्रिंसिपल चेन इज द सैचुरेटेड और द अनसैचुरेटेड, मींस प्रिंसिपल चेन के जो कार्बन एटम है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड ही हो तो ANE, अगर कहीं पर भी डबल बॉन्ड आ गया प्रिंसिपल चेन की कार्बन एटम की जो लंबी चेन उसमें डबल बॉन्ड आ गया तो ENE, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो YNE, अगर डबल और ट्रिपल दोनों इकट्ठे आ जाए तो इनाइन, ENYNE, ENE का E हट जाएगा लास्ट वाला और इनाइन बन जाता है। तो इस टाइप से ये प्राइमरी सफिक्स आप यूज करते हैं, कभी ENE लगाते हैं, कभी ENE लगाते हैं, कभी YNE लगाते हैं, कभी इनाइन लगाते हैं, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड इकट्ठा हो तो पहले इन और फिर ये YNE। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स विच गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। अगर किसी कंपाउंड के अंदर अगर प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है तो ये उसकी पोजीशन होती है, तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप का नाम यहाँ पे लिखा जाता है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है COH, अगर वो होता तो ओइक एसिड हम यहाँ पे लिखते हैं। अगर अल्कोहल होता कहाँ पे, अगर वो प्राइमरी का काम करता तो O लगाते। लेकिन ये जो हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड है ये कभी भी प्राइमरी का काम नहीं करता है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करता है। इसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, प्राइमरी प्रीफिक्स। अगर आपकी प्रिंसिपल चेन साइक्लिक है, साइक्लिक रिंग की फॉर्म में है तो साइक्लो वर्ड यूज कर देंगे, अगर रिंग की फॉर्म में नहीं है तो आप साइक्लो वर्ड यूज नहीं करेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल चेन के कार्बन के ऊपर जितने भी सब्स्टिट्यूएंट, जितने भी फंक्शनल ग्रुप और लगे हुए हैं प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर जितने भी और फंक्शनल ग्रुप हैं या और सब्स्टिट्यूएंट हैं, एल्काइल ग्रुप एंड सो ऑन, दिस ऑल कम इन द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो हम यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं विद देयर पोजीशन। तो चाहे आपको प्राइमरी सफिक्स की इंफॉर्मेशन देनी हो E9 या इनकी पोजीशन हमें जरूर लिखनी है, कार्बन एटम नंबर 1 पे है, 2 पे, 3 पे, सेकेंडरी सफिक्स मींस प्राइमरी फंक्शन ग्रुप की पोजीशन जरूर लिखनी होती है। ऐसे ही आपके जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन हमें जरूर लिखनी होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होती है। अब हमने लिया ये एग्जांपल, आप इसमें देखें जो प्रिंसिपल चेन है उसके अंदर आपके 3 कार्बन एटम है, देयर आर 3 कार्बन एटम इन द प्रिंसिपल चेन एंड द NO2 ग्रुप इज अटैच्ड एट वन एंड ऑफ द प्रिंसिपल चेन। तो मींस नंबरिंग आप कहां से करेंगे, फ्रॉम दैट एंड यूजिंग द लोवेस्ट सम रूल। लोवेस्ट सम रूल हमें यूज करना है, तो यहाँ पे नंबर 1, ये 2 एंड द 3। आप रिवर्स नंबरिंग नहीं करेंगे क्योंकि जो आपके पास ये ग्रुप अटैच है, सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, इसको आपको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देना ही है। तो लोवेस्ट पॉसिबल नंबर जो देना है वो आपने दे दिया इसको। तो NO2 ग्रुप को कौन सा नंबर मिल गया, 1। तो अब टोटल कार्बन आपके पास बोलो कितने थे, यहाँ पे टोटल कार्बन आपके पास 3 है। तो 3 है तो बोलो क्या वर्ड यूज आपने यूज किया, प्रोप। प्रोप आपने यूज कर लिया। सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज किया, ANE। अब नाइट्रो तो सेकेंडरी प्रीफिक्स का काम करेगा, ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट का ही काम करेगा जैसे आपको बताया गया, तो ये लेफ्ट साइड में ही यूज करेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स की पोजीशन पे, क्योंकि प्रिंसिपल चेन साइक्लिक नहीं है तो साइक्लो तो हमें लगाना ही नहीं। तो नाइट्रो तो क्या हो गया, नाइट्रो प्रोपेन, पोजीशन 1 है तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हो 1 नाइट्रो प्रोपेन, अदरवाइज सिंपल नेम इज नाइट्रो प्रोपेन। नेक्स्ट हम देखते हैं नाइट्रीटो। तो नाइट्रीटो कंपाउंड को कैसे लिखते हैं, ONO। स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं इसकी, ओपन करके स्ट्रक्चर कुछ ऐसे लिखेंगे। इसमें देखो, इसमें तो बड़ा सिंपल काम होगा। देखो एक ऑक्सीजन लिखी है, नाइट्रोजन लिखी है और देखो 2 ऑक्सीजन है। अब क्या करें, O के थ्रू अटैचमेंट होगी इसकी किसी भी एल्काइल ग्रुप की, हमने पहले ही बताया था डेफिनेशन के दौरान। इफ द बिकॉज दीज आर द एम्बिडेंट ग्रुप्स, एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, इफ द अटैचमेंट to the central atom takes place through the nitrogen atom, that in case number 1 जो हमारा पहला था नाइट्रो, उसे आप नाइट्रो ग्रुप कहते हैं। अगर if the attachment through the O atom, जैसे मैं अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, N के दोनों साइड में आपने 2O लिखे। अब ऑक्सीजन मैंने पीछे अभी कॉन्जुगेशन आपको सिखा ही दी थी। ऑक्सीजन के पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, देखो 2। 1 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, किसी भी ग्रुप के साथ। देखो मैंने बॉन्ड छोड़ दिया, आगे कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है यहाँ पे, कोई एल्काइल ग्रुप्स, कोई साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप, एनीवन, वो कोई भी हो सकता है, वो बेंजीन का कार्बन भी हो सकता है। अब जो बच गया एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या करें, नाइट्रोजन के पास तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने इधर यूज किया, कोवेलेंट बॉन्ड बना इक्वल शेयरिंग से और एन के बीच बॉन्ड। ऐसे नाइट्रोजन के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन और बच गए, ऑक्सीजन के पास तो होते ही 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो देयर इज द डबल बॉन्ड। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता, जैसे कि नाइट्रो में आपने देखा था देयर इज 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन बिटवीन द नाइट्रोजन एंड द ऑक्सीजन एटम। तो ये ONO की स्ट्रक्चर होती है। तो देखो ये हमने नेक्स्ट ड्रा की, इसको नाइट्राइट की फॉर्म में इसको बोला जाता है। कैसे बोलते हैं इसको, एज ए नाइट्राइट, लेकिन कॉमन नेम ही इसका अक्सर यूज किया जाता है। देखो जैसे ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, उसी टाइप से प्रोप और YL लगा देते, कॉमन नेमिंग है इसकी, प्रोपाइल नाइट्राइट। प्रोपाइल नाइट्राइट इसका नेम है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे नाइट्रो कंपाउंड्स की।
तो जो हमारे नाइट्रो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर नेचर ऑफ बॉन्डिंग कैसी होगी, स्ट्रक्चर अभी हमने पीछे देख ली, तो इसके अंदर आपने क्या देखा, देयर अकर्स द सेपरेशन ऑफ चार्ज, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्ज है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इन बिटवीन द नाइट्रोजन एंड द ऑक्सीजन एटम। देखो ये स्ट्रक्चर जो भी हमने पीछे देखी थी, ये एक एल्काइल ग्रुप या एराइल या कोई भी ग्रुप आर है आपका, और ये NO2 ग्रुप की स्ट्रक्चर है देखो, जिसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसीलिए तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो मींस नाइट्रोजन हैज द पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन हैज द नेगेटिव चार्ज बिकॉज दैट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो ये सिंगल बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच। तो आपने ये दो नाइट्रो कंपाउंड दिखाए, तो देयर इज ए डाइपोल, देखो यहाँ पे डाइपोल है, तो जिसकी वजह से इनके बीच में बोलो क्या बनेगा, डाइपोल डाइपोल बॉन्ड। जो आपके दो नाइट्रो कंपाउंड है इनके बीच में बोलो कौन सा बॉन्ड बनेगा, डाइपोल डाइपोल बॉन्ड। तो यही हमारी हेडिंग थी, नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन दीज नाइट्रो कंपाउंड मॉलिक्यूल। नाइट्रो कंपाउंड मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा बॉन्ड है, डाइपोल डाइपोल बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि अब इनकी और कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम जो स्टडी करेंगे, जैसे इनकी स्टेट देखना, इनकी सोलबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करेंगे विद द हाइड्रोकार्बन्स विद देयर कंपेरेबल मोलिकुलर मास। आपके हाइड्रोकार्बन का कंपैरिजन करेंगे हम नाइट्रो कंपाउंड के साथ कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, हाइड्रोकार्बन्स का या नाइट्रो कंपाउंड्स का। फिर हम इनकी एसिडिटी के बारे में बात करेंगे कि नाइट्रो जो कंपाउंड्स होते हैं इनके अंदर क्या कोई एसिडिक हाइड्रोजन होता है या नहीं होता। तो अब हम देखते हैं कि जैसे अभी हमने ऊपर बताया कि देयर इज ए डाइपोल डाइपोल बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन इन बिटवीन दीज नाइट्रो कंपाउंड्स। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन इन बिटवीन द नाइट्रो कंपाउंड्स, these nitro compound exist in liquid state like nitrobenzene. Nitrobenzene is yellow, pale yellow in color and it gives the smell of bitter elements। जो आपके कड़वे जो बादाम होते हैं, जैसे कभी आपने खा के देखा होगा, आपने ईट किया होगा, आपके माउथ में कभी गया हो कोई बादाम और लेकिन वो कड़वा हो, बिटर हो, तो वही टेस्ट जो अगर आपके सामने बोतल खोल दी जाए, ओपन कर दी जाए नाइट्रोबेंजीन की, और फॉर सम टाइम इफ यू रिमेन इन कांटेक्ट विद द नाइट्रोबेंजीन, आपके नाइट्रोबेंजीन के वेपर्स के कांटेक्ट में आप कुछ समय के तक रह जाएं, तो आपके जो टेस्ट होगा आपके माउथ के अंदर जो वेपर्स जाने से, नाइट्रोबेंजीन के वेपर जाने से, वो ऐसा टेस्ट आएगा, आपको ये लगेगा जैसे कि आपने बिटर एलमंड्स अपने ईट कर लियो, आपने खा लिए हो, कड़वे बादाम खा लिए हो। तो इसका टेस्ट होता है, ये अपने आप ही टेस्ट आ जाता है आपके माउथ के अंदर, आप लेबोरेटरी के अंदर जाके देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो ये आपके नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं, दे आर सोल्यूबल इन वाटर बट दे आर लेस सोल्यूबल इन वाटर। ये लेस सोल्यूबल होते हैं, दे आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि आपके जो ये नाइट्रो कंपाउंड और ये हमने दिखाया वाटर मॉलिक्यूल, नाइट्रो के अंदर भी जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड था उसकी वजह से नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच देखो, आपके नाइट्रोजन के ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या था, नेगेटिव चार्ज, नाइट्रो ग्रुप के अंदर, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो। वाटर के अंदर क्या, परमानेंट डाइपोल, जैसे वाटर की स्ट्रक्चर हमने आपके सामने बनाई, जिसमें ऑक्सीजन एटम एक्वायर द स्लाइट नेगेटिव चार्ज एंड द हाइड्रोजन एटम एक्वायर द स्लाइट positive charge due to the electron negativity difference between these two elements, that is the hydrogen and the oxygen. Now there is the formation of intermolecular hydrogen bonding in between the nitro compounds and the water molecules, or due to the formation of that nitro compound they are slightly soluble, means they are slightly soluble in water। तो नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं ये आपके हाईली सोल्यूबल नहीं होते, दे आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट अब हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट का। तो बॉइलिंग पॉइंट में हम क्या देखेंगे, देयर इज ए बिकॉज देयर इज ए डाइपोल डाइपोल बॉन्ड इन बिटवीन द नाइट्रो एंड नाइट्रो कंपाउंड्स। आपने ये नाइट्रो नाइट्रो के बीच में आपने क्या देखा था, देयर इज ए, देखो देयर इज ए डाइपोल डाइपोल बॉन्ड, देखो ये डाइपोल डाइपोल बॉन्ड है यहाँ पे नाइट्रो नाइट्रो के बीच में, और ये आपकी डाइपोल डाइपोल जो फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन बनी, इसकी वजह से क्या होगा, इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए मोर हीट इज रिक्वायर्ड, मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन which is present in between the nitro compounds। जो आपके नाइट्रो कंपाउंड्स हैं, नाइट्रो जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, अब इसको ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मोर हीट इज रिक्वायर्ड, हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल बॉन्ड। लेकिन ये डाइपोल डाइपोल बॉन्ड है, ये कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, दैट देयर इज द स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल बॉन्ड। तो कोई आप यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे, देयर इज द स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल बॉन्ड which are present between the nitro molecules, so they have the high boiling point as compared to the hydrocarbons or the alkyl halides or the ether of their comparable molecular mass। अगर हम comparable molecular mass वाले हाइड्रोकार्बन ले लें तो क्या होगा, जो नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द बोलो कौन, हाइड्रोकार्बन्स के साथ अगर हम कंपेयर करें तो, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स के अंदर नहीं होते ये आपके स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल बॉन्ड, वहां पे तो होगा वीक वंडरवाल बॉन्ड, वो हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं।
नेक्स्ट हम इसके बाद देख लेते हैं हमारे एसिडिटी का। देखो कोई भी सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू द अरेनियस कॉन्सेप्ट एनी ऑफ दिस सब्सटेंस एक्ट एज द एसिड इफ इट कैन लूज द H एटम एज द H पॉजिटिव आयन। अगर वो H एटम को H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस कर दे, और देखो ये बड़ी कॉमन सी बात है, अगर H एटम लॉस हो जाएगा H पॉजिटिव की फॉर्म में, तो जो रिमेनिंग स्पीसी है उस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो वो जो नेगेटिव चार्ज स्पीसी बनी है आफ्टर द लॉस ऑफ द H एटम इज द H पॉजिटिव एंड दैट मस्ट बी स्टेबलाइज्ड। अगर वो स्टेबलाइज्ड हो जाए तो सब्सटेंस एसिडिक है, स्टेबलाइज ना हो तो एसिडिक नहीं होगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने नाइट्रो कंपाउंड लिया। इस नाइट्रो कंपाउंड के अंदर आपने क्या देखा, देयर इज वन कार्बन एटम ऑन विच दैट नाइट्रो ग्रुप इज अटैच्ड। तो ये नाइट्रोजन जो नाइट्रो ग्रुप है एन के थ्रू बॉन्डेड है इस कार्बन से। तो वो कार्बन जिसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप अटैच होता है आप उसे कहते हैं अल्फा कार्बन। देखो ये अल्फा कार्बन होता है। अल्फा कार्बन के ऊपर जो ये एच अटैच है दैट इज एसिडिक। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि अगर ये आपका अल्फा हाइड्रोजन, देखो हम इसके जो इलेक्ट्रॉन है, देखो अभी हम दिखाते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए कार्बन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो उससे क्या होगा, देखो यहाँ से जो H है वो H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये उठा कि जो H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस होगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा। देखो एक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे आपको ड्रा करके दिखा देते, देखो यहीं पे इसके बाद एक की स्ट्रक्चर कि हमने लिखा, देखो N, और ये डबल बॉन्ड O, देखो मैंने लिखा ये O के ऊपर नेगेटिव चार्ज। या आप ये नेगेटिव पॉजिटिव ना लगाएं तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो कर सकते हैं, देखो एरो आप लगा सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। उसके बाद देखो हमने इधर क्या लगाया, हमने इधर लगाया देखो ये CH2, देखो ये जो CH2 था, CH2 वाले कार्बन पे बोलो कैसे आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बेनाइन बन गया। बोलो बोलो कौन बन गया, कार्बेनाइन, ये बन गया। कैसे बना, आफ्टर द लॉस ऑफ H एटम एज H पॉजिटिव आयन। बोलो क्या लॉस हुआ, हो गया यहाँ से H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन ये लॉस तो हो गया, तो ये जो कंटेनर है, आप ये हमेशा माइंड के अंदर एज्यूम करके चले, यू हैव ए कंटेनर, आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर ये कंपाउंड है, और उस कंपाउंड के अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर क्या घूम रहे हैं, अभी H पॉजिटिव आयन फ्री फॉर्म के अंदर होने चाहिए। तो ये H पॉजिटिव आयन फ्री फॉर्म में कब रहेंगे, वो तभी तो रहेंगे ना कि जब ये H पॉजिटिव आयन जो अभी लॉस हुए हैं, ये H पॉजिटिव आयन लॉस होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनी है जिसे आप कार्बेनाइन कह रहे हैं, ये स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, स्टेबल। इफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज स्टेबल, अगर आप इसको किसी तरीके से स्टेबल प्रूव कर दें, तो ये जो लॉस हुआ था H पॉजिटिव आयन, इसको ये जो कार्बन जिस पे नेगेटिव चार्ज है, ये इस H पॉजिटिव आयन को दोबारा अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, दोबारा इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। मींस कंटेनर के अंदर H पॉजिटिव जो आयन है वो फ्री फॉर्म में रहेंगे। अगर सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव फ्री आयन में है तभी तो आप कहेंगे दैट सॉल्यूशन इज एसिडिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस फ्री H पॉजिटिव आयन। तो हमें प्रूव करना होता है ये जो स्ट्रक्चर बनी है, जो नेगेटिव चार्ज स्ट्रक्चर बनी है जिसे आप कार्बन आयन कह रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर क्यों है स्टेबल। देखो आप देखें, हमने पहले भी बताया है रेजोनेंस प्रोसेस के द्वारा नेगेटिव चार्ज का यहाँ पे डिस्पर्सल हो जाएगा, तो डिस्पर्सल से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। देखो कार्बन जिस पे नेगेटिव चार्ज, ये N और O के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसके साथ बोलो कैसे प्रेजेंट है, ऑल्टरनेटिवली। सो द कार्बन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज, दैट नेगेटिव चार्ज इज ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट विद द डबल बॉन्ड व्हिच इज इन प्रेजेंट इन बिटवीन N एंड O एटम। तो देखो रेजोनेंस चली। So now there occurs a dispersal of that negative charge due to the resonance। देखो रेजोनेंस के द्वारा ये आगे चले गए। तो इस टाइप से देखो ये रेजोनेंस हम शो कर देंगे इस टाइप से डबल हेडेड एरो लगा के। और अब क्या हुआ बोलो, यहाँ पे ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो डबल बॉन्ड था वो कैसा हो गया बोलो, वो नेगेटिव चार्ज, देखो O के ऊपर नेगेटिव, और ये एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर था ही, और इधर जो एक कार्बन था, देखो ये CH2 ग्रुप था, इसका कैसा बन गया बोलो, डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ, हो गया ना रेजोनेंस के द्वारा। मींस जो नेगेटिव चार्ज पहले कार्बन के ऊपर था वो किसके ऊपर चला गया, ऑक्सीजन के ऊपर, वो वहां पे जाके ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, बिकॉज द नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम देन द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम। इसलिए तो कार्बन के जो कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसका इजीली डिस्पर्सल हो गया टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। तो इस तरह से आपने देखा कि जो आपके नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं व्हाई दे आर एसिडिक इन नेचर, और वो भी कौन से, अल्फा हाइड्रोजन। तो जो नाइट्रो कंपाउंड होते हैं इनके अंदर जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, लाइक दैट इन केस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। आपने एल्डिहाइड और कीटोन्स में पढ़ा था, इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स देयर आर द अल्फा हाइड्रोजन एटम व्हिच आर एसिडिक इन नेचर ड्यू टू द सेम रीजन। बिल्कुल यही सेम रीजन था, वहां पे कार्बोनिल ग्रुप होता था, यहाँ पे एन डबल बॉन्ड ग्रुप है जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो पाया यहाँ पे। तो in both aldehyde ketones and now here in case of the nitro compounds the alpha hydrogen atom are acidic in nature। नेक्स्ट हम देखते हैं जो राइट साइड में मैंने टॉप पे लिखा, ऑल नाइट्रो कंपाउंड्स हैव हायर डेंसिटी देन दैट ऑफ द वाटर। जितने भी आपके नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं ऑल हैव हायर डेंसिटी, इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है देन द वाटर। मींस अगर आप वाटर और नाइट्रो कंपाउंड्स को डालते हैं, जैसे हमने पहले देखा, ये ठीक है इनकी सोल्युबल है बट दे आर स्पेरिंगली सोल्युबल। तो मीन्स अगर आप एक्सेस में नाइट्रो कंपाउंड ले लें, वाटर कम डालें, तो आप क्या देखेंगे कि वाटर ऊपर फ्लोट करेगा और नाइट्रो कंपाउंड्स नीचे, बिकॉज द नाइट्रो कंपाउंड्स हैव द हायर डेंसिटी देन दैट ऑफ द वाटर।
इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे कुछ कॉमन क्वेश्चन कि नाइट्रो कंपाउंड्स, व्हाई द नाइट्रो कंपाउंड्स हैव द हायर डाइपोल मोमेंट देन द नाइट्रिटो कंपाउंड्स। नाइट्रिटो के साथ हम कंपैरिजन करते हैं। तो देखो जो आपके नाइट्रो कंपाउंड्स है ये स्ट्रक्चर हम पहले ही सीख चुके हैं। इन द नाइट्रो कंपाउंड्स अगर हम डाइपोल की बात करें तो जो बॉन्ड मूवमेंट की बात करें, जो डाइपोल बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? देखो नाइट्रोजन एटम हैज पॉजिटिव चार्ज, द ऑक्सीजन एटम हैज नेगेटिव चार्ज, द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये हमने डायरेक्शन दिखाई डाइपोल मोमेंट की नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ। तो इस तरह से देखो ये एरो का साइन लगाते हैं, पीछे देखो प्लस का साइन, फिर आगे ये एरो का साइन। तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे म्यू से लिखते हैं। वैसे कैसे लिखते हैं बोलो? डाइपोल मोमेंट को हमेशा देखो इस टाइप से, देखो ये मैंने म्यू लिख दिया ऐसे, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन डायग्राम के अंदर हम किस एरो से दिखाते हैं? ऐसे एरो और पीछे प्लस का साइन। तो मींस पॉजिटिव टू नेगेटिव ये डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की। ऐसे दूसरी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर भी देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ। तो इन द नाइट्रो कंपाउंड्स द बॉन्ड मूवमेंट, जो ये दो बॉन्ड है, दो एनओ बॉन्ड है, देखो एनओ बॉन्ड, दो एनओ बॉन्ड है। तो इन द नाइट्रो कंपाउंड्स द बॉन्ड मूवमेंट ऑफ टू एनओ बॉन्ड्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। देखो दोनों की जो बॉन्ड मूवमेंट है दे दैट एक्टिंग इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में है, एक दूसरे को ज्यादा कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं। तो ड्यू टू विच क्या होगा? एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे टू द लार्ज एक्सटेंट। जबकि अगर हम नाइट्रिटो कंपाउंड्स के अंदर देखेंगे तो क्या होगा? देखो यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप देखें, लाइक इन फिजिक्स जैसे आप पढ़ते हैं, तो देखो इसलिए मैंने देखो ये दिखाया बीच में, देखो एरो, देखो ये बन गया ना, ये रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कहलाता है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बॉन्ड मोमेंट का, देखो ये है यहाँ पे, देखो इनका रिजल्टेंट है जो मैंने दिखा दिया, इनका नेट रिजल्ट है। ये क्या है बोलो? इनका नेट रिजल्ट। तो नेट रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी हमने शो कर दी यहाँ पे। जबकि नाइट्रिटो कंपाउंड्स में देखेंगे तो उसमें क्या है? देखो उसी टाइप से नाइट्रोजन एटम हैज स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन has slight negative charge due to the electronegativity difference between these two, and we all know the oxygen is more electronegative than the nitrogen. So the nitrogen atom acquires the slight negative charge and the oxygen atom acquires the slight negative charge and the nitrogen atom acquires the slight positive charge. So what is the direction of dipole moment? Similarly पहले आप दूसरी ऑक्सीजन के ऊपर भी slight negative charge लगा देते हैं। अब what is the direction? Positive to negative, देखो positive to negative, other bond moment positive to negative. So means these two bond moments they are acting in the opposite direction. The bond moment of two NO bonds they are acting in the opposite direction, which almost cancel out each other. जो ऑलमोस्ट एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। अगर मॉलिक्यूल जैसे इधर हमने जो एक बॉन्ड खाली छोड़ रखा है, क्या पता वहां पे कोई CH3 ग्रुप हो, तो इसलिए एग्जैक्टली तो कैंसिल नहीं करेंगे, लेकिन टू ए लार्ज एक्सटेंट एक दूसरे के बॉन्ड मूवमेंट को क्या कर देंगे बोलिए? कैंसिल। एनओ बॉन्ड, एक एनओ बॉन्ड का बॉन्ड मूवमेंट दूसरे एनओ बॉन्ड के बॉन्ड मूवमेंट को कैंसिल आउट करेगा टू ए लार्ज एक्सटेंट, कंप्लीटली कैंसिल नहीं करेगा। आपके नाइट्रिटो कंपाउंड्स के अंदर भी नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट होगी, लेकिन वो वैल्यू बहुत ही स्मॉल होगी, बहुत ही कम होगी, बहुत ही कम, ना के बराबर। जबकि नाइट्रो कंपाउंड्स के अंदर वही डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन, जो वैल्यू थी वो क्या होगी? लार्ज। विच हैव द हायर वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट? नाइट्रो की ज्यादा होगी, जैसे अभी आपने देखा, और नाइट्रिटो में क्या होगी बोलो? आपकी कम होगी। तो ये हमारा रिजल्टेंट रहा। सो द नाइट्रो कंपाउंड हैव द हायर वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट देन द नाइट्रिटो कंपाउंड। इसी बेसिस के ऊपर हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। देखो तो आपने क्या देखा कि जो नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं इन्हीं का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द नाइट्रिटो कंपाउंड। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो ये नाइट्रो कंपाउंड है इनके अंदर आपने देखा दे हैव द नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, दे हैव द हायर वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। अगर हम दूसरा मॉलिक्यूल ड्रा करते हैं, देखो आपके सामने, देखो ये दूसरा नाइट्रो कंपाउंड हमने ड्रा कर दिया, तो इसके अंदर भी नेट वैल्यू ऑफ देखो डाइपोल मोमेंट है। तो इसलिए क्या होगा? इन बिटवीन दीज डिफरेंट नाइट्रो कंपाउंड मॉलिक्यूल देयर इज द स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन एज कंपेयर टू इन बिटवीन द नाइट्रिटो कंपाउंड्स। जबकि नाइट्रिटो कंपाउंड्स के अंदर जो आपके डाइपोल डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बहुत ही कम थी, इसलिए इनके बीच में बनेगा वीक वंडरवाल बॉन्ड। देखो कैसी अट्रैक्शन होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट देखो कैंसिल आउट हो जाता है यहाँ पे डाइपोल मोमेंट, तो नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है इसके अंदर। तो इसलिए एक ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है इनके बीच में, दैट इज द वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मींस देयर इज द स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन in between the nitro compound molecules, and there is the weak van der Waals force of attraction in between the nitrito molecules. So more heat is required to break these strong dipole dipole bond which are present in between the nitro compounds, and less heat is required to break the weak van der Waals force of attraction which are present in between the bolocon nitrito compounds. इसलिए जो नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं they have the higher boiling point than the nitrito molecules. तो इसलिए आप ध्यान रखें, ये
क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का था, ये मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन नहीं था, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है कि द नाइट्रो कंपाउंड्स हैव द हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, जो हमने पहली स्लाइड के ऊपर भी देखा था। अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन अभी डिस्कस किया, जो कंपैरिजन किया आपके नाइट्रो कंपाउंड्स का नाइट्रीटो कंपाउंड के साथ, वहां पे भी आपने देखा था नाइट्रीटो मॉलिक्यूल्स के बीच क्या था, वीक वन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट तो वहां पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थी। सिमिलरली यहाँ पे होगा कि नाइट्रो कंपाउंड्स, देखो हम ड्रा कर देते हैं कि नाइट्रो कंपाउंड्स आपने देखा देयर इज द नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो जिसकी देखो नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट है, जिसकी वजह से क्या होगा, देयर इज द स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन इन बिटवीन द नाइट्रो मॉलिक्यूल्स, व्हाइल इन केस ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स, लाइक हमने मीथेन लिया, ये दूसरा भी मीथेन लिया, तो क्या होगा, देयर इज नो नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, इनके अंदर नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट होगी नहीं, लाइक इन केस ऑफ द नाइट्रीटो कंपाउंड जो आपने अभी पीछे डिस्कस किए थे। सो देयर विल बी ओनली द वीक वन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन दीज डिफरेंट हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स. So more heat is required to separate apart these nitro compound molecules than to separate about these hydrocarbon molecules. तो किसका हुआ आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट इसलिए नाइट्रो कंपाउंड्स का ज्यादा हो गया, hence the nitro compounds have the higher boiling point than that of the corresponding hydrocarbons. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा जो हमने पढ़ा है कि जो नाइट्रो कंपाउंड होते हैं इनको हम कभी भी डिस्टिल नहीं कर सकते अंडर द नॉर्मल प्रेशर। देखो आपने डेफिनेशन पढ़ी है बॉइलिंग पॉइंट की, अभी हम आपको बताते हैं दोबारा से। देखो जैसे वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है आपने पढ़ा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। व्हाट हैपन एट द 100 डिग्री सेल्सियस? एट 100 डिग्री सेल्सियस the boiling point of the water reached means, what means about the boiling point means the temperature at which the vapor pressure of the liquid is equal to the atmospheric pressure. तो उस टाइम के ऊपर जो आपका लिक्विड है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, तो वही उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। जब वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो ऐसे टेम्परेचर के ऊपर आपका लिक्विड बॉयल करता है, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। लेकिन अंडर द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जैसे ही आप नाइट्रो कंपाउंड्स को हीट करना शुरू करेंगे और आपका जो वेपर प्रेशर आप इंक्रीज करेंगे, हीट करेंगे, मोर वेपर विल बी फॉर्म्ड, मोर वेपर विल बी फॉर्म्ड, और इतने ज्यादा वेपर बन जाए, नाउ द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, नाइट्रो कंपाउंड के बारे में बता रहे हैं हम आपको। अगर आपने कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर आपने कौन लिया, आपके नाइट्रोबेंजीन ले लिया मान लीजिए, और नाइट्रोबेंजीन आपने लिया, आपने उसको हीट किया, ऐसे हीट कर दें कि उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो मींस वो बॉयल होने से पहले डिकम्पोज ही हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके नाइट्रो कंपाउंड्स के बारे में। मींस द नाइट्रो कंपाउंड कैन नॉट बी डिस्टिल्ड, इनको हम डिस्टिल्ड नहीं कर सकते अंडर द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, because they get decomposed near their boiling point under the atmospheric pressure. अगर under the atmospheric pressure हम इसको normal atmospheric pressure के ऊपर अगर हम इसको क्या करते हैं, under the normal pressure अगर हम इसको heat करते हैं, तो ये they getting decomposed. मीन्स मान लीजिए किसी नाइट्रो कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट एज्यूम करते हैं, मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस है, मीन्स 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो क्या हो जाएगा, अगर हम उसको हीट करेंगे डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन हम 50 टेम्परेचर उसका पहुंचने ही ना दें, हम 50 से पहले ही उसको बॉयल करवा दें। कैसे हो वो 50 से पहले बॉयल, क्योंकि आपको बेसिक डेफिनेशन का पता है बॉइलिंग पॉइंट की क्या है, कि जब आपके वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल कर दें तो उसको क्या कहते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो जो वेपर प्रेशर वही रिड्यूस कर दो, तो वही हमने लिखा है यहाँ पे, द नाइट्रो कंपाउंड कैन बी डिस्टिल्ड ओनली अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर, only under the reduced pressure because they get decomposed near their boiling point at the atmospheric pressure. तो हम देखो क्या करते हैं, हम डिस्टिलेशन जब भी करते हैं नाइट्रो कंपाउंड की, तो इसकी हम डिस्टिलेशन करते हैं, डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर। तो देखो क्या मतलब होता है इसका, द नाइट्रो कंपाउंड कैन बी डिस्टिल्ड ओनली अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर बिकॉज दे कैन डिकम्पोज नियर देयर बॉइलिंग पॉइंट एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आप ये डायग्राम देखो, ध्यान से देखो, देखो ये हमने हीटिंग करनी स्टार्ट कर रखी है, लेफ्ट साइड वाले डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, देखो जैसे ही हमने हीटिंग की और हीटिंग करते 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 जैसे ही धीरे धीरे देखो ये जो वेपर्स बने, देखो ये जो वेपर बने, ये वेपर बने, इसको वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। और उसके बाद बाहर क्या है हमारे पास, बाहर है यहाँ पे, बोलो हमारे पास क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब ये वेपर प्रेशर ऑफ द जो लिक्विड है, जब हम हीट करते हैं, जब हम हीट नहीं करते तो नॉर्मल वेपर्स बनते हैं, तो उन वेपर का जो प्रेशर होता है वो तो बहुत ही कम होता है। तो जैसे जैसे आप हीट करते हैं मोर वेपर विल बी फॉर्म्ड, मोर वेपर विल बी फॉर्म्ड, और मींस वेपर प्रेशर गोज ऑन इंक्रीजिंग।
और एक ऐसा टाइम आ जाता है व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर जो एटमॉस्फेयर है उसका कोई ना कोई प्रेशर होगा ही। व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब देखो इक्विवेलेंट का मैंने साइन लगाया, जब इसका इक्विवेलेंट हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो मींस उस टाइम पे ये लिक्विड बॉयल हो जाता है। तो मींस देखो यही वो कंडीशन आपको दिख रहा है, आपने इस कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड लिया था और जैसे ही वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ, तो देखो ये जो लिक्विड जाना शुरू हो गया और देखो दूसरे कंटेनर के अंदर देखो कंडेंसर के थ्रू जा रहा है ये, और कंडेंसर के थ्रू दोबारा कंडेंस हो गया, वहां पे उसकी देखो वेपर्स गए, वो कंडेंसर है, ये जो ब्लू कलर का दिखा रहा है कंडेंसर है, और जब कंडेंसर के अंदर से आपके ये वेपर्स गए वहां पे कूलिंग हो गई और नीचे जाके देखो दोबारा से लिक्विड देखो आपको ये ड्रॉप बाय ड्रॉप कंटेनर के अंदर इकट्ठे होते आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस टाइप से क्या होगा, हमारे पास जो लिक्विड था हमने उसकी क्या कर दी, बोलो डिस्टिलेशन, जो इम्प्योरिटी है वो पीछे पड़ी रह जाएंगी उसके राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर, और प्योर लिक्विड आपका इधर आ गया। सो दैट इज द डिस्टिलेशन प्रोसेस, दैट इज द नॉर्मल डिस्टिलेशन प्रोसेस। लेकिन नाइट्रो कंपाउंड के अंदर ऐसा हम नॉर्मल नहीं कर सकते हैं, ऐसा हम नॉर्मली हम नहीं कर सकते। ऐसा अगर हम करेंगे तो आपके जो नाइट्रो कंपाउंड देखे डिकम्पोज्ड। आप अब आपके राइट साइड वाला डायग्राम देखें, वहां पे आप देखें हमने ये लिख रखा है यहाँ पे वैक्यूम पंप, देखो वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप क्या करता है, ये जो अंदर की जो एयर है, देखो अंदर जितनी भी यहाँ पे बोलो क्या है, एयर, अंदर जितने भी एयर पार्टिकल है उनको ये सक कर लेगा। देखो अंदर देखो मैंने AIR देखो एयर लिख दिया यहाँ पे, ये जितनी भी एयर है इसको देखो सक कर लेगा, सक देखो ऐसे सक कर लेगा, सक कर लेगा, ये अंदर इधर खींच ले जाएगा वैक्यूम पंप। और जो अंदर का जो प्रेशर है इट गेट डिक्रीज्ड, अंदर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ का नहीं, इस पूरे का, पूरे सिस्टम का, पूरे सिस्टम का जो प्रेशर है वो आपने क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है। तो डिक्रीज कर दिया तो क्या हुआ, मींस वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिक्रीज, मींस अब जब आप इसको हीट कर रहे हैं, देखो यहाँ से देखो जो आपने हीट किया है, देखो यहाँ से आप नीचे से बोलो क्या कर रहे हैं, हीट, जो आप हीट कर रहे हैं किस टाइप से कर रहे हैं कि आपके वेपर्स जब भी बनेंगे तो वो कैसे बनेंगे, अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर। मींस अब आपका क्या होगा, जो बाहर का वेपर एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो आपका जो ये लिक्विड है, आपका देखो जो लिक्विड है, देखो मेरे साइड में आपके पहले डेफिनेशन बताता हूँ दोबारा से। बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब था जो मैंने बताया था, बॉइलिंग पॉइंट मींस द टेंपरेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम रिड्यूस कर दें, इफ वी रिड्यूस द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, मींस देखो हमने कैसे किया, वेपर प्रेशर हमने रिड्यूस कर दिया है, अंदर देखो यहाँ पे देखो ये जो वेपर प्रेशर है बोलो वो क्या हो चुका है, बोलो रिड्यूस्ड, वेपर प्रेशर हमने रिड्यूस कर दिया अंदर का। कैसे रिड्यूस किया, बाय यूजिंग द सक्शन पंप। और बॉइलिंग भी देखो स्टार्ट हो चुकी है, बॉइलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और अंदर का प्रेशर हमने रिड्यूस कर दिया है, मींस अंडर दैट रिड्यूस्ड प्रेशर, देखो अब ये रिड्यूस्ड प्रेशर किसके इक्वल है, बोलो आपके देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाउ इज इक्वल टू द, बोलो क्या, आपके ये वेपर जो रिड्यूस्ड प्रेशर है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, आपका इजीली ही क्या हो जाएगा, आपके लो टेम्परेचर के ऊपर आपका जो ये लिक्विड है ये आपका बॉयल होना शुरू हो जाता है। इफ वी रिड्यूस द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड यूजिंग द सक्शन पंप, देन द हीटिंग ऑफ द लिक्विड टेक्स प्लेस एट द लो टेम्परेचर के ऊपर आपका जो लिक्विड है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो कंपाउंड है, जो नाइट्रो कंपाउंड है, ये आपके डिकम्पोज नहीं होंगे। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस लिक्विड को लो टेम्परेचर के ऊपर बॉयल करवाना था। मींस मान लीजिए किसी नाइट्रो कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट पहले था 50, हम नहीं चाहते कि 50 के ऊपर उसको बॉयल करें। 50 के ऊपर अगर हम उसका बॉइलिंग पॉइंट है उसके ऊपर अगर उसको हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाएगा। हम उसको एट लो टेम्परेचर क्या करवा देंगे, बॉयल करवा देंगे, क्योंकि डेफिनेशन है सिंपल बॉइलिंग पॉइंट की कि व्हेन द वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो लो टेम्परेचर के ऊपर हमने उसको बॉयल करवा दिया बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर, कैसे, बाय यूजिंग द वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप की हेल्प से हमने प्रेशर रिड्यूस करवा दिया। और जो आपका लिक्विड है इट विल बॉयल, नाउ इट विल बॉयल एट द लो टेम्परेचर के ऊपर वो बॉयल हो जाएगा। और इसी टेक्निक को कहते हैं डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर। तो ये नाइट्रो कंपाउंड के बारे में बड़ा बेसिक फैक्ट है, ये हमेशा ही हमें ध्यान रखना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि नाइट्रो कंपाउंड को जब हम प्यूरिफाई करते हैं तो उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, ऑप्शन में लिखा जाए सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर, स्टीम डिस्टिलेशन। तो आप किस पे टिक करेंगे, डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर। कि जो आपके नाइट्रो कंपाउंड हैं इनको हम कैसे डिस्टिल करते हैं, कैसे प्योरीफाई करते हैं, बाय द टेक्निक दैट कॉल्ड एज द डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर। ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम ले लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नाउ वी विल कंपेयर द सोलबिलिटी ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड द पैरा नाइट्रोफिनॉल। देखो जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है इसके अंदर क्या होगा कि आपके जो दो ग्रुप है, नोट ग्रुप और आपका कौन सा ग्रुप है दूसरा, OH ग्रुप, दे आर प्रेजेंट ऑर्थो टू ईच अदर।
नाउ देयर अकर्स द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपके एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड बन चुके हैं, चिलेशन कहते हैं जिसे, आप एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई है, देखो 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर बन गई ना, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन, बोलो क्या, आपके OH ग्रुप एंड द NO2 ग्रुप। अगर आप इस कंपाउंड को वाटर में डाल दे, देखो मैंने वाटर दिखाया, वाटर के अंदर आपके परमानेंट डाइपोल है, लेकिन ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके ऑर्थो नाइट्रोफिनोल मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि आपके ये जो दो मोल्स हैं ये फ्री ही नहीं है, ये आपस में ही एक दूसरे के साथ बन चुके हैं, इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चुकी है, इनके अंदर चिलेशन प्रोसेस हो गई है। सो ड्यू टू दैट चिलेशन प्रोसेस द ऑर्थो नाइट्रोफिनोल कैन नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल्स while the para nitrophenol, जबकि जो पैरा नाइट्रोफिनोल मॉलिक्यूल है इसमें these two groups, that is the OH group and the NO2 group, एक तो OH ग्रुप है और दूसरा बोलो कौन है आपका NO2 ग्रुप। तो देखो दूसरा कौन सा ग्रुप आपका पैरा नाइट्रो, देखो इधर मैं NO2 लिख देता हूँ एक साइड में, देखो यहाँ पे NO2, देखो मैंने N लिख दिया यहाँ पे NO2, ये OH हटा देता हूँ मैं, अब करेक्ट हो गया आपका। तो these two group, that is the NO2 group and the OH group, these are present para to each other, means यहाँ पे कोई chylation process नहीं होगी, तो means NO2 group और OH group they are free for the formation of hydrogen bond with the water molecules। तो आपके इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई इन बिटवीन द पैरा नाइट्रोफिनोल इन द वाटर मॉलिक्यूल्स, सो दे आर सोल्युबल इन वाटर। तो इसीलिए कौन ज्यादा सोल्युबल है बोलो, सो द सोल्युबिलिटी ऑफ पैरा नाइट्रोफिनोल इज हायर इन वाटर देन दैट ऑफ द ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। इसलिए सोल्युबिलिटी ऑफ जो पैरा नाइट्रोफिनोल है इज higher in water than ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। इसी टाइप से बॉइलिंग पॉइंट का भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें इनके बॉइलिंग पॉइंट का, तो क्या होगा, देखो उसी टाइप से ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल मॉलिक्यूल है, इनके अंदर आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और दूसरा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का जो मॉलिक्यूल है, इनके आपस में तो बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, तो इनके बीच में क्या है, क्योंकि यहाँ पे चिलेशन हो गई है, सो ड्यू टू दैट चिलेशन प्रोसेस, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दैट इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के अंदर, अब इन मॉलिक्यूलों के बीच में क्या हुआ, और देयर इज द वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द ऑर्थोनाइट्रोफिनोल मॉलिक्यूल्स, मींस देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलो कौन सी हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सी बॉन्डिंग होगी फिर यहाँ पे, देयर इज द वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक वंडरवाल बॉन्ड, बट देयर अकर्स नो चिलेशन। देखो ये आपके जो पैरा नाइट्रोफिनोल मॉलिक्यूल है इनके बीच में, क्योंकि बिकॉज दे आर प्रेजेंट पैरा टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरा हैं, तो इनके आपस में तो कोई चिलेशन होगी नहीं। लेकिन अब NO2, एक पैरा नाइट्रोफिनोल का NO2 दूसरे पैरा नाइट्रोफिनोल के OH ग्रुप के बीच में हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम चाहें अब इनको बॉयल करना, बॉयल करने का मतलब क्या होता है, इन मॉलिक्यूल को सेपरेट अपार्ट करना, एक दूसरे से दूर करना है। तो बताओ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल मॉलिक्यूल को दूसरे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल से हमें दूर करना है, तो कौन सा बॉन्ड हमें ब्रेक करना होगा, वीक वंडरवाल बॉन्ड, विच इज ए वीक बॉन्ड विच कैन बी ब्रेक इजिली बाय द लो हीट। कम हीट से ही वो ब्रेकेज हो जाएगा और वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के मॉलिक्यूल, मींस वो बॉयल हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एट ए लो टेम्परेचर। लेकिन पैरा नाइट्रोफिनोल के जो दो मोल्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स, इनको दूर करने के लिए, अपार्ट करने के लिए, सेपरेट अपार्ट करने के लिए, यू हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ मोर हीट, because here is the strong hydrogen bond, यहाँ पे strong hydrogen bond है इनके बीच में, means more heat is required to separate apart the para nitrophenol molecules than the ortho nitrophenol molecules। देखो यहाँ पे लेस हीट इज रिक्वायर्ड और यहाँ पे मोर हीट इज रिक्वायर्ड पैरा नाइट्रो के बीच में, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, पैरा नाइट्रोफिनोल जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका हायर होगा बॉइलिंग पॉइंट देन द ऑर्थो नाइट्रोफिनोल मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं एक सिंपल प्रोसेस होती है आइसोमेरिज्म, जिसे आप कहते हैं, हमने पीछे भी डिस्कस किया था जब हम एसिडिक नेचर एक्सप्लेन करते, साथ के साथ हम अब एसिडिक नेचर भी देखेंगे नाइट्रो कंपाउंड्स का। तो एक प्रोसेस है जिसे टोटोमेरिज्म कहते हैं। तो नाइट्रो कंपाउंड कैन शो द टोटोमेरिज्म दैट कॉल्ड एज द नाइट्रो एसिटोटोमेरिज्म। तो देखो ये नाइट्रो कंपाउंड की हमने स्ट्रक्चर बनाई जिसके अंदर जो NO2 ग्रुप है इसके रिस्पेक्ट में जो कार्बन, वो कार्बन जिसके ऊपर NO2 ग्रुप देखो अटैच होता है उसे आप कहते हैं अल्फा कार्बन, और उसके ऊपर जो हाइड्रोजन अटैच होने कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो CH जो बॉन्ड है अल्फा कार्बन के ऊपर जो H अटैच है, उन CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अगर कार्बन अपनी तरफ देखो अट्रैक्ट कर ले, तो क्या होगा उसकी वजह से, ये जो क्यों कर पाएगा अट्रैक्ट, क्योंकि ये एसिडिक होते हैं। अभी हम दूसरे पार्ट में आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम बता दें टोटोमेरिज्म का। टोटोमेरिज्म, टोटोमर्स ऐसे पेयर ऑफ कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बट दे अकर्स इन द शिफ्टिंग ऑफ
pi bond electron, they differs the shifting of sigma bond, pi bond lone pair electron shifting along with the shifting of the H atom. आमतौर पे H atom की shifting होती है, यहाँ पे हम दिखा रहे देखो, और आमतौर पे 1-3 शिफ्ट होती है। देखो 1-3 शिफ्ट का मतलब पहला एटम जिसके ऊपर ये H अटैच है, देखो शिफ्टिंग करने वाले, इसको नंबर 1 कह देते हैं। अगला नाइट्रोजन, इसको नंबर 2 कह देते हैं। उसके बाद नंबर 3, उसको नंबर 3 कह देते हैं ऑक्सीजन। मतलब ये नाइट्रोजन जो H है इस कार्बन से डिटैच हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, एंड इट अटैच ऑन दी O एटम, जो 3 पोजीशन वाला O जिसके ऊपर मैंने 3 लिखा है, दैट इज कॉल्ड द 1-3 शिफ्ट, उसे 1-3 शिफ्ट कहते हैं। देखो CH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स देखो आगे शिफ्ट किए, यहाँ पे CN के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। अब नाइट्रोजन के ऐसे तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, वो हो नहीं सकता, तो इसलिए NO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स देखो ब्रेक हुए, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुए, तो ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन गई, ये स्ट्रक्चर बन गई आपकी। नेक्स्ट ये इक्विलिब्रियम है यहाँ पे, क्योंकि जो टोटोमेरिक फॉर्म होती है दे एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, आपस में इंटरकन्वर्टिबल होती है ये, जिसमें आपने देखा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच जहाँ पे डबल बॉन्ड था वो सिंगल हो गया, एंड O एटम एक्वायर्स द नेगेटिव चार्ज, और उस नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा, ये जो H, देखो ये जो H यहाँ से निकला था, जो H पॉजिटिव की फॉर्म में वहां पे जाएगा। देखो वहां पे बोलो कौन पहुंच जाएगा उस O नेगेटिव के पास, ये H पॉजिटिव, और O और H के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। हो गई ना यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ H फ्रॉम 1 to 3 पोजीशन। पहली पोजीशन, ये कोई आईपैक नंबरिंग नहीं है, हम आपको फिर बता दें, दिस इज नॉट द IUPAC नंबरिंग 1 2 3 जो हमने लिखा है, ये जस्ट हम शो कर रहे हैं डिटैचमेंट और अटैचमेंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। पहले अटैच कहाँ पे था, उस एटम को 1 कहा, फिर डिटैच होने के बाद दोबारा रीअटैच कहाँ पे होगा, वो एटम नंबर 3 है, तो 1-3 पोजीशन की शिफ्टिंग हुई है यहाँ पे। तो फर्स्ट फॉर्म दैट कॉल्ड द नाइट्रो फॉर्म, अदर फॉर्म इज कॉल्ड एज द एसी फॉर्म। तो ये प्रोसेस कहलाई टोटोमेरिज्म। जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया था, जो अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स के अंदर, वो एसिडिक के नेचर होते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर भी देख ही लिया। अब हम इनके एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। देखो ये नाइट्रो कंपाउंड की स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो अल्फा पोजीशन है, अल्फा के ऊपर H लगा हुआ है, अल्फा वाले जो H हैं अगर ये लॉस कर दे, मींस आफ्टर द लॉस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम एज H पॉजिटिव आयन, या आफ्टर द रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम एज H पॉजिटिव आयन, द स्पीसी दस फॉर्म्ड इज द कार्बेनाइन, वो स्पीसी जो बनेगी वो कार्बेनाइन होगी। अगर बेस के प्रेजेंस में करें रिएक्शन जल्दी होगी, फास्ट हो जाएगी। जैसे मैंने ये एल्कोक्साइड आयन दिखा दिया यहाँ पे, अगर ये O नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दे, H को, तो इट विल इजीली लेफ्ट देयर इलेक्ट्रॉन्स, जो H एटम अपने इलेक्ट्रॉन इजीली छोड़ देगा। कार्बन और H के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है दे गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द कार्बन एटम एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। ये देखो कार्बन आयन बन गया, H पॉजिटिव आयन निकला, ये कार्बन आयन बन गया। तो आफ्टर द लॉस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम एज H पॉजिटिव आयन, द कार्बन आयन thus formed get stabilized। ये कार्बन आयन जो बना है ये स्टेबलाइज हो जाएगा। द कार्बन आयन thus formed get stabilized due to the dispersal of negative charge by the process of resonance। तो जो नेगेटिव चार्ज पहले कार्बन पे था अब ऑक्सीजन के ऊपर आ गया है बाय द प्रोसेस ऑफ, बोलो क्या, रेजोनेंस प्रोसेस। तो इसलिए जो अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं आपके नाइट्रो कंपाउंड के अंदर, बोलो वो क्या होते हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर। किसी भी कंपाउंड का जब आपने इस तरह से एसिडिक नेचर एक्सप्लेन करना हो अरेनियस बेसिस के कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो आप सभी का आंसर बिल्कुल ऐसा ही लिखना होता है। बेसिक स्टेप्स हैं ये आंसर लिखने की, कि मींस आफ्टर द लॉस ऑफ H एटम एज H पॉजिटिव आयन, यहाँ पे अल्फा पोजीशन का था तो हमने अल्फा वर्ड साथ लिख दिया, तो मींस आफ्टर द लॉस ऑफ या आफ्टर द रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम एज H पॉजिटिव आयन। फिर आगे जो स्ट्रक्चर बनी वो देखे कौन, वो कार्बन आयन है, तो लिख दे एंड दस कार्बन आयन दस फॉर्म्ड गेट स्टेबलाइज्ड ड्यू टू द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज। जो डिस्पर्सल का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज का एक एटम से दूसरे एटमों की तरफ चले जाना, मींस जो कार्बन आयन बना उसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अब उसका डिस्पर्सल हुआ, मींस नेगेटिव चार्ज कार्बन से अब ऑक्सीजन की तरफ चला जाता है रेजोनेंस के दौरान। मोर द मूवमेंट ऑफ दैट चार्ज मोर विल बी द एनर्जी रिलीज्ड, उतनी ज्यादा ही एनर्जी बाहर निकल जाएगी इस रेजोनेंस प्रोसेस के द्वारा। और जितनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकले, खुद की एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ये कार्बन आयन जो है ये स्टेबल हो गया। अब ये कार्बन आयन अगर स्टेबल हो गया तो जो इसने ये H पॉजिटिव आयन लॉस किया था, क्या ये अपने H पॉजिटिव आयन को दोबारा टेकअप करेगा, नहीं लेगा इसको। मींस जो ये कंटेनर है, इसको आप कंटेनर माने, ये देखो पूरा आपका कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर बोलो कौन है फ्री फॉर्म में H पॉजिटिव आयन, तभी तो आप इस सॉल्यूशन को जिसके अंदर ये H पॉजिटिव आयन है फ्री फॉर्म में, आप कहेंगे ये सॉल्यूशन एसिडिक हो चुका है। ओवरऑल हमने क्या कहा, द अल्फा हाइड्रोजन एटम इन नाइट्रो कंपाउंड्स आर एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बिटवीन दीज डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोल्स, जो आपके नाइट्रोफिनोल्स हैं। एक तो सिंपल फिनोल देखो ये हमने लिया,
नेक्स्ट आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, उससे अगला मेटानाइट्रोफिनॉल, लास्ट वन इज द पैरानाइट्रोफिनॉल। सभी के अंदर OH ग्रुप है, OH है तो इसलिए सभी के अंदर से H पॉजिटिव आयन लॉस हो सकते हैं। मींस आफ्टर द लॉस ऑफ H atom as H positive ion from all these compound, that is the phenol, orthonitrophenol, third one is the metanitrophenol and the paranitrophenol। आपके ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा जिसे फिनॉक्साइड आयन कहेंगे, इन ऑल द केसेस द सब्स्टिट्यूटेड फिनॉक्साइड आयन इज फॉर्म्ड। हमें ये देखना है कौन सा फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल हो गया है। मींस अब H पॉजिटिव आयन लॉस होने के बाद क्या होगा, बोलो H किसके ऊपर अटैच है, H एटम इज अटैच्ड ऑन द ऑक्सीजन एटम। सो आफ्टर द लॉस ऑफ दैट H एटम इज द H पॉजिटिव आयन। सभी के अंदर एरो आप जरूर ठीक कर लें। बोलो क्या करेक्शन आप करना चाहेंगे, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज ऑक्सीजन, तो दिस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम। आप इस एरो की करेक्शन जरूर कर लेंगे। These bond pair electrons of OH bond get shifted towards the oxygen atom, not towards the H atom, because oxygen is more electronegative than hydrogen. अब करेक्शन हो गई है यहाँ पे। तो these OH bond pair electrons get shifted towards the, बोलो क्या, O atom, O atom की तरफ शिफ्ट हो गए। O atom acquires the negative charge, अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये फिनॉक्साइड आयन बनेगा। अब इसको स्टेबल प्रूव करना है, तो कौन सी ये जो चार स्ट्रक्चर बनी इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल। देखो ये जो पहली है फिनॉल के अंदर जब हम लॉस करेंगे, बोलो कौन, H पॉजिटिव आयन, तो क्या बना है फिनॉक्साइड आयन। इसमें हर पोजीशन के ऊपर ये H है, तो नॉर्मल आपका डिस्पर्सल होगा ऑक्सीजन का सिंपल रेजोनेंस प्रोसेस के द्वारा। तो मींस द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज हैज नो इफेक्ट ऑफ द H एटम व्हिच आर प्रेजेंट ऑन ऑल द कार्बन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग। तो एक नॉर्मल डिस्पर्सल होगा। लेकिन इन सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस देखिए, वहां पे बोलो कौन है, ऑर्थो पे आपके नाइट्रो है। देखो अब हम ये स्ट्रक्चर हमने नेक्स्ट बना दी, स्ट्रक्चर नंबर सेकंड और थर्ड में ऑर्थो मेटा नाइट्रो के अंदर से अगर हम देखें तो क्या हुआ, जो आपके फिनॉक्साइड आयन बने हैं दोनों में, अगर हम स्ट्रक्चर नंबर जो 2 बनी है पहले उसकी तरफ ध्यान दें। स्ट्रक्चर नंबर 2 में क्या दिखाया, NO2 का माइनस आई इफेक्ट। ऐसा क्यों किया हमने, जबकि ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जब कभी कोई ग्रुप होता है तो ऑर्थो पैरा के ऊपर तो आपको रेजोनेंस इफेक्ट चलता ही है, लेकिन यहाँ पे नहीं चला क्योंकि O नेगेटिव और NO2 ग्रुप है, इनके बीच में बोलो क्या है, जैसे हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं आपके ऑर्थो इफेक्ट के बारे में। देयर अकर्स द स्टेरिक हिंड्रेंस, दोनों के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से द प्लेनिटी लॉस्ट, इसलिए प्लेनिटी बोलो क्या हो गई यहाँ पे, प्लेनिटी गेट लॉस्ट। अब जो O नेगेटिव जो ग्रुप है और NO2 ग्रुप है, दे आर नॉट इन प्लेन विद ईच अदर, ये एक दूसरे के प्लेन में नहीं है। मींस रेजोनेंस प्रोसेस चलने के लिए आपकी स्ट्रक्चर का सभी ग्रुपों का एक प्लेन में होना जरूरी है। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर की वजह से ऑर्थो पोजीशन वाला जो NO2 है उसका O नेगेटिव के साथ स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से प्लेनिटी लॉस्ट हो जाएगी, और प्लेनिटी लॉस्ट होने से रेजोनेंस इफेक्ट नहीं चलेगा। इसलिए जो NO2 ग्रुप है उसका सिर्फ एक ही इफेक्ट चलेगा, वो होगा सिर्फ इसका इंडक्टिव इफेक्ट, विच हैज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लेनिटी। इंडक्टिव इफेक्ट को चलने के लिए किसी प्लेनिटी की आवश्यकता नहीं है, एंड द इंडक्टिव इफेक्ट टेक्स प्लेस ओनली थ्रू द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू चलता है, जो स्ट्रॉन्गली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक वीकर इफेक्ट होता है, लेकिन चलेगा वो यहाँ पे चाहे वीक इफेक्ट ही क्यों ना हो। तो नेगेटिव चार्ज का देखो यहाँ पे डिस्पर्सल हुआ, वो के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज उसका डिस्पर्सल हुआ किसके द्वारा, बाय द माइनस आई इफेक्ट NO2 ग्रुप। अगर नेक्स्ट को देखें स्ट्रक्चर नंबर जो 3 बनी है वहां पे भी NO2 ग्रुप मेटा पोजीशन है, इसलिए सिर्फ माइनस आई इफेक्ट ही चलेगा। तो माइनस आई इफेक्ट NO2 के माइनस आई इफेक्ट के द्वारा ही नेगेटिव चार्ज का क्या होगा, बोलो डिस्पर्सल होगा। जो लोन पेयर की मूवमेंट दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पे देखो मैंने क्रॉस लगा दिया, यहाँ पे भी देखो मैंने क्रॉस लगा दिया, क्योंकि ये रेजोनेंस इफेक्ट तो चलेगा नहीं, ये रेजोनेंस इफेक्ट तो चलेगा नहीं। देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट तो होगी नहीं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट तो होगी नहीं, तो कौन सी होगी, देखो ये एरो मैंने लगाया, देखो ये सिग्मा बॉन्ड के बीच में देखो इस तरह का एरो, ये रिप्रेजेंट करता है, बोलो किस चीज को, ये रिप्रेजेंट करता है इंडक्टिव इफेक्ट को। ऐसे यहाँ पे देखो ये मैंने एरो इस टाइप से लगाया, ये एरो ऐसे लगाया, ये एरो देखो ये दिखाया बॉन्ड के बीच में ऐसे, दैट एरो रिप्रेजेंट्स द इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। जो ग्रुप नजदीक होगा, जैसे O नेगेटिव के नजदीक कौन है, ऑर्थो वाला NO2, तो वो ज्यादा डिस्पर्सल करेगा नेगेटिव चार्ज का। जो मेटा पोजीशन के ऊपर NO2 है, डिस्टेंस बढ़ गया है, O नेगेटिव ग्रुप से ये NO2 दूर हो गया है मेटा पोजीशन के ऊपर, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो गए उनके बीच में। सो द माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे कम होगा, तो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल कम होगा। बोलो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल किस में ज्यादा है, स्ट्रक्चर 2 में या 3 में, स्ट्रक्चर 3 में आपका कम है, स्ट्रक्चर 2 में ज्यादा था, बिकॉज माइनस आई इफेक्ट NO2 ग्रुप का ज्यादा होगा स्ट्रक्चर 2 में ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फैक्टर। अब हम देखते हैं लास्ट पैरा पोजीशन के ऊपर अगर NO2 हो, तो पैरा पोजीशन पे NO2 है, तो अब यहाँ पे कोई स्टेरिक फैक्टर भी नहीं, जैसे ऑर्थो वाले NO2 और O नेगेटिव के बीच था, तो इसलिए यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट भी चलेगा। तो ये जो NO2 है अब यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल सबसे ज्यादा करेगा, क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट भी चलेगा, इसका माइनस आर भी चलेगा। इसलिए जितने भी मैंने देखो जो लोन पेयर थे O के ऊपर, देखो उनकी मूवमेंट होती हुई हमने दिखाई है, किस तरह से ये रेजोनेंस इफेक्ट के द्वारा माइनस आर इफेक्ट के द्वारा NO2 माइनस आर इफेक्ट से देखो किस तरह से O के जो लोन पेयर है जो नेगेटिव चार्ज है उसको कैसे रेजोनेंस इफेक्ट के
द्वारा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा है। मैंने इनके ऊपर क्रॉस नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे -R इफेक्ट चलेगा, तो यहाँ पे डिस्पर्सल सबसे ज्यादा हुआ। तो कौन होता है एसिड? एसिड वही तो होता है जो H पॉजिटिव आयन लॉस करने के बाद स्टेबल हो जाए। तो H पॉजिटिव लॉस करने के बाद कौन सा फिनोक्साइड आयन स्टेबल हुआ? वही स्टेबल हुआ जिसमें नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल सबसे ज्यादा हुआ। नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल किस में हुआ सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा हुआ स्ट्रक्चर नंबर 4 के अंदर। So the dispersal of negative charge takes place to a large extent in structure number 4, then structure number 2, and after that structure number 3, and least जो dispersal होगा क्योंकि वहां पे कोई -I या -R इफेक्ट वाला ग्रुप ही नहीं था फिनोल के अंदर, तो उसके अंदर सबसे कम डिस्पर्सल। तो इसलिए जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर भी बनी वही कौन? जिसमें सबसे ज्यादा डिस्पर्सल हुआ कौन? स्ट्रक्चर नंबर 4। ये आपकी मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। बोलो जो स्ट्रक्चर नंबर 4 है, ये स्ट्रक्चर बोलो आपकी कैसी बन गई? मोस्ट स्टेबल, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हो गई है ड्यू टू द मैक्सिमम डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ द फिनोक्साइड आयन। और जो लीस्ट स्टेबल है वो बोलो आपकी कौन है? अगर हम सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं बोलो यहाँ पे? कंपैरिजन। तो स्ट्रक्चर नंबर 1 आपकी क्या होगी बोलो यहाँ पे? वो आपकी लीस्ट स्टेबल होगी। तो जो H पॉजिटिव आयन लॉस करने के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, वही सबसे ज्यादा एसिडिक। इसलिए बोलो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? पैरा नाइट्रोफिनोल इज मोस्ट एसिडिक एंड फिनोल इज लीस्ट एसिडिक। तो पैरा नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन, उसके बाद कौन? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, उसके बाद कौन? मेटा नाइट्रोफिनोल, और लीस्ट एसिडिक कौन? फिनोल। तो ये था एसिडिटी ऑर्डर की एक्सप्लेनेशन अमंग दीज डिफरेंट कंपाउंड। अब नेक्स्ट और लेते हैं हम एग्जांपल एसिडिटी का एक्सप्लेन करने के लिए ही। अब सिर्फ नाइट्रो ग्रुप की संख्या बढ़ा देते हैं। जैसे एक हमने लिया फिनोल, दूसरा ऑर्थो के ऊपर एक NO2 लगाया, फिर 2,4 डाइनाइट्रो, फिर 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनोल। अब हमें देखना है, सबसे पहले हम ये एरो ही ठीक कर लेते हैं क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। सो ड्यू टू दैट फैक्ट द ऑक्सीजन विल ऑब्स्ट्रक्ट दिस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ऑक्सीजन की तरफ ही ये बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स बोलो क्या होंगे आपके? शिफ्ट हो जाएंगे इस स्टेप से। तो after the loss of H positive ion, after the loss of the H atom, OH bond का जो H atom है वो, after the loss of H atom as H positive ion among these different structure, the phenoxide ion thus formed। हर एक में phenoxide ion बनेगा। फिनोल के केस में सिंपल phenoxide ion, औरों के केस में आपके बनेंगे substituted phenoxide ion। कौन सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया? वैसे तो आप स्ट्रक्चर देखते ही समझ गए होंगे, लास्ट क्वेश्चन जैसे हमने पढ़ा था। देखो पहली स्ट्रक्चर के अंदर तो क्या होगा? हर जगह H है, तो H एटम हैज नो इफेक्ट ऑन द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज, नॉर्मल डिस्पर्सल चलता रहेगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा? सिर्फ ये सारी की सारी स्ट्रक्चर बोलो, इन सभी में आपको क्या दिख रहा है? स्ट्रक्चर नंबर 2, 3, 4। जैसे हम स्ट्रक्चर 2 से 3 से 4 की तरफ जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NO2 ग्रुप इंक्रीजेस। आपके स्ट्रक्चर नंबर 2 के अंदर एक ही NO2 ग्रुप है जो -I इफेक्ट वाला है। अगर आप देखें स्ट्रक्चर नंबर 3 में, तो वहां पे दो ग्रुप है -I वाले, तो उसमें से जो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है उसका तो सिर्फ -I इफेक्ट चलेगा ऐसे, और पैरा के ऊपर क्या चलेगा? -I भी -R भी। तो मींस ज्यादा डिस्पर्सल होगा आपके इस फिनोक्साइड आयन के अंदर नेगेटिव चार्ज का, क्योंकि दो NO2 ग्रुप लगे हुए हैं। आपके लास्ट वाली स्ट्रक्चर में जो ऑर्थो पोजीशन है राइट लेफ्ट, वहां पे तो -I इफेक्ट ही चलेगा दोनों का, तो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल -I से, और पैरा वाले का -I -R से। देखो तीन NO2 ग्रुप है, तो मैक्सिमम डिस्पर्सल होगा नेगेटिव चार्ज का। तो क्या हुआ? तो ये जो स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 एंड 4, इनमें क्या होगा? द डिस्पर्सल ऑफ द नेगेटिव चार्ज टेक्स प्लेस टू अ लार्ज एक्सटेंट इन स्ट्रक्चर नंबर 4 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ these 3 NO2 group which have the -I or the -R effect depending upon their position. Then the structure number 3 has only 2 NO2 group, and then the structure number 2 which has only 1 NO2 group. तो इसीलिए जो आपकी स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन होगी? जिसके अंदर सबसे ज्यादा NO2 ग्रुप लगे हुए हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NO2 ग्रुप हैं, वो सबसे ज्यादा डिस्पर्सल करेंगे नेगेटिव चार्ज का। तो वो कौन सी स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर नंबर 4 which has the maximum number of electron withdrawing NO2 group, which causes the maximum dispersal of negative charge in the phenoxide ion, that substituted phenoxide ion, structure number 4। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो जो स्ट्रक्चर नंबर 4 है, ये बोलो आपकी क्या हो गई है? दैट इज द मोस्ट स्टेबल। तो आपका ये जो आपका कंपाउंड था 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनोल, यही तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि आपके कौन होता है एसिड जो H पॉजिटिव आयन लॉस करके क्या हो जाए? स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाए, वो सबसे ज्यादा एसिडिक। जो स्ट्रक्चर नंबर 1 है वो आपकी क्या होगी बोलो? वो आपकी लीस्ट स्टेबल होगी। बोलो वो आपकी क्या होगी? लीस्ट स्टेबल, क्योंकि उसके अंदर कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था ही नहीं। तो इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? स्ट्रक्चर नंबर 4। उसके अंदर सबसे ज्यादा डिस्पर्सल नेगेटिव चार्ज का। सबसे कम स्टेबल कौन? स्ट्रक्चर नंबर 1। इसलिए सबसे ज्यादा बोले एसिडिक कौन? 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनोल सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। सबसे कम एसिडिक कौन होगा? फिनोल। तो मींस ऑर्डर क्या हुआ? 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन 2 नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन फिनोल।
तो ये हुआ कंपैरिजन इनके बीच एसिडिटी का। नेक्स्ट हम देखते हैं अपने, वैसे तो अपने सभी ने देखा है जब भी बेंजीन रिंग हो तो बेंजीन रिंग के ऊपर जो रिएक्शन चलती है वो चलती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन आ जाए इनके बीच कंपैरिजन करने का, जो एक कंपाउंड है डिफरेंट, कौन, वन इज द क्लोरोबेंजीन, अदर वन इज द 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, जिसके अंदर एक ग्रुप लगा हुआ है माइनस आर इफेक्ट वाला। नेक्स्ट हम देखते हैं 2,4 डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, जिसके अंदर दो दो ग्रुप लग गए माइनस आर इफेक्ट वाले। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनने वाला है इनके बीच, ये बनने वाला है कि पहली बात तो क्या है, फिर अपने दिमाग में फिर से बिठा लें कि इन सभी कंपाउंड के अंदर बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होती है, बेंजीन रिंग हैज हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखो इस चीज को आप बिल्कुल भी ना भूलें, बेंजीन रिंग हैज हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चाहे वो आपका सिंपल क्लोरोबेंजीन हो या नेक्स्ट वाले हो। बेंजीन रिंग के पास हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो विल अटैक ऑन द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के ऊपर जब कभी भी कोई भी अटैक करता है तो वो होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, जो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर देता है बेंजीन रिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल, टुवर्ड्स द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए ये दिखाता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। हम ये चाहते हैं कि बेंजीन रिंग के ऊपर जो सीएल ग्रुप लगा हुआ है, देखो कार्बन और सीएल के बीच में बॉन्ड है, कि कोई न्यूक्लियोफाइल आए इस टाइप से और वो अटैक करे इस कार्बन के ऊपर, देखो कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, सीएल के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज, देखो वो इसके ऊपर अटैक करे इस टाइप से, ताकि ये सीएल देखो इस टाइप से निकल जाए। लेकिन ये अटैक अंडर नॉर्मल कंडीशन नहीं हो सकता, क्योंकि बेंजीन रिंग वाला ही कार्बन है जिसके ऊपर अटैक करना है इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को, और बेंजीन रिंग के पास हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नेगेटिव 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 विच रिपल्शन। तो हम क्या चाहते हैं, इस रिएक्शन को इजी बनाना चाहते हैं। तो क्लोरोबेंजीन के अंदर तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजी नहीं हुआ। हमने नेक्स्ट स्ट्रक्चर ली, देखो स्ट्रक्चर नंबर 2, जिसमें कौन लगा हुआ है आपके पास, आपके हमने लगा दिया एक माइनस आर इफेक्ट वाला NO2 ग्रुप। ये माइनस आर इफेक्ट वाला NO2 ग्रुप ये क्या करेगा, इसका काम होता है कि इट विल डिक्रीज, बोलो ये क्या करेगा, इट विल डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इट विल डिक्रीज द, बोलो क्या डिक्रीज करेगा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इट विल डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द बेंजीन रिंग, फ्रॉम द बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग से अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रिएक्शन के द्वारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा। लेकिन अगर हम, तो उससे क्या होगा, बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो ये न्यूक्लियोफाइल इनकमिंग, ये स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, ये स्लाइड नेगेटिव चार्ज। अब इसके ऊपर देखो मैंने ये एक एरो दिखाया, पहले वाले केस में मैंने काटा लगा दिया था, क्रॉस लगा दिया, भाई अटैक नहीं होगा, होगा तो हाई टेम्परेचर के ऊपर, अगर अभी हम आगे लिखे भी गए तो इजिली अटैक नहीं होगा। नेक्स्ट में हमने क्या लगाया, यहाँ पे भी हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा लेकिन उससे कम, लेकिन मैंने देखो एक एरो यहाँ पे शो कर दिया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम हो गई है माइनस आर इफेक्ट वाले NO2 ग्रुप से। लेकिन माइनस आर तो देखो यहाँ पे चलना है नहीं, हमने पहले बताया था स्टेरिक फैक्टर से, तो यहाँ पे ये माइनस आर तो चलेगा नहीं, तो चलेगा कौन सा, ऑर्थो पोजीशन पर माइनस आई इफेक्ट चलता है। तो माइनस आई इफेक्ट वाला जो NO2 ग्रुप है जब ऑर्थो पोजीशन पे हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा डिक्रीज करेगा आपके बेंजीन रिंग से, जिसकी वजह से अटैक होने के चांस बढ़ जाएंगे न्यूक्लियोफाइल के। अगर हम दो दो ग्रुप लगा दे, देखो NO2 वाले, ऑर्थो के ऊपर जो माइनस आर चलना चाहिए था देखो वो तो चलता नहीं, वो तो चलेगा बोलो कैसा, माइनस आई इफेक्ट, और पैरा पोजीशन के ऊपर उसका माइनस आई भी चलेगा, और क्या चलेगा बोलो, माइनस आर भी। तो जिसकी वजह से बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाउ डिक्रीजेस टू ए स्लाइटली मोर एक्सटेंट, थोड़ी और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा, अब जो न्यूक्लियोफाइल है देखो यहाँ पे, इसका अटैक देखो मैंने देखो दो एरो दिखा दिए, देखो और ज्यादा अटैक होगा यहाँ पे, इस कार्बन स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, सील की बोलो क्या स्लाइड नेगेटिव, थोड़ा और ज्यादा अटैक हो जाएगा। अगर हम देखें लास्ट केस के अंदर, वहां पे क्या है बोलो, आपके NO2 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन के ऊपर भी है, जो माइनस आर देखो दिखाएगा नहीं, दिखाना चाहिए था, दिखाएगा बोलो कौन सा, माइनस आई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा। दूसरा NO2 वो भी माइनस आर दिखाना चाहिए लेकिन नहीं दिखाएगा, दिखाएगा बोलो कौन, माइनस आई, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। अब पैरा पोजीशन का वो माइनस आई भी दिखाएगा, माइनस आर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और डिक्रीज करेगा। देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी फ्रॉम द बेंजीन रिंग। इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल है उसके न्यूक्लियोफाइल के इस बेंजीन रिंग वाले कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर सीएल अटैच है, अटैक करने के देखो मैंने तीन तीन एरो दिखा दिए, तो सीएल के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, अटैक करने के चांस बढ़ जाएंगे यहाँ पे, और ये CCl बॉन्ड ब्रेक, सीएल नेगेटिव आयन निकल जाएगा। हम यही रिएक्शन करवाना चाहते हैं यहाँ पे। तो अगर हम चलाएं अपनी डोव्स रिएक्शन, आपने आमतौर पे डोव्स रिएक्शन ही पढ़ी है जिसमें NaOH के साथ हम रिएक्शन करते हैं QH के साथ। तो देखो पहला केस, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऑन मूविंग फ्रॉम स्ट्रक्चर नंबर 1 to 2 to 3 to 4 द नंबर ऑफ माइनस आई भी हमें साथ में लिखना होगा यहाँ पे, माइनस आई ओब्लिक में माइनस आर इफेक्ट NO2 ग्रुप इंक्रीजेस, so the electron density on the benzene ring
बोलो क्या हो जाती है, डिक्रीजेस, क्या हो जाती है, डिक्रीजेस हो जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, द चांसेस ऑफ अटैक ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इंक्रीजेस। देखो मैंने न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के चांस देखो बढ़ा दिए। तो अब होगा क्या, देखो यहाँ से जैसे हम पहली रिएक्शन दिखाए, यहाँ पे डोव्स रिएक्शन है, पहले केस के अंदर बोलो क्या होगा, यहाँ पे बोलो क्या थी आपकी, तो मैं फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या थी बोलो, हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इसलिए क्या न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजिली होगा, नहीं, हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, दैट इज द 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक्वस के न्यूक्लियोफाइल बोलो कौन है यहाँ पे, OH नेगेटिव, जैसे हमने ले रखा है NaOH के अंदर, ये OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। इसका जो अटैक होगा कब होगा, एट ए टेम्परेचर ऑफ 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेयर, तब जाके रिएक्शन हुई, डोव्स रिएक्शन जिसे कहते हैं, और आपका फिनोल बन जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट केस में भी सेम रिएक्शन चलेगी, लेकिन अब देखिए ध्यान से, वही एक्वस क्वेस डाला, लेकिन देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ लेस टेम्परेचर। देखो 433 433 केल्विन के ऊपर ही रिएक्शन हो गई, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट माइनस आई इफेक्ट NO2 ग्रुप, जिसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग के ऊपर से डिक्रीज कर दिया था। देखो आपका 2 नाइट्रोफिनोल प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट, अगर दो आपने NO2 ग्रुप लगा दिया ऑर्थोपैरा पे, तो देखो दैट पर्टिकुलर रिएक्शन टेक्स प्लेस इवन एट लोअर टेम्परेचर, दैट इज द टेम्परेचर ऑफ 413 केल्विन, और फिर आपका यही प्रोडक्ट बन गया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई आपकी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई आपकी, Cl की रिप्लेसमेंट किससे हुई बोलो, OH से। But if there are these three NO2 group which are present at the ortho and the para position, तो warm water means water एक weak nucleophile, आपने NaOH भी नहीं डाला, warm water डाला, तो water एक weak nucleophile, even in presence of the weak nucleophile the reaction here takes place with a warm water, water एक weak nucleophile है, तो तीन NO2 ग्रुप लगा देते, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी कम हो जाती है, तो इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है, वेरी लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस बेंजीन रिंग के ऊपर बोलो क्या है, वेरी लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई है इसके ऊपर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ these minus I or the minus R NO2 group at the ortho and the para position. So due to that very low electron density on the benzene ring, that very weak nucleophile, जो वाटर एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, जबकि NaOH के अंदर से जो OH नेगेटिव आयन आते हैं, वो क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, वो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन वहां पे ज्यादा होती है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है आपका NaOH, वाटर तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। आप जानते हैं 1 लीटर पानी की जब डिसोसिएशन होती है, तो उसमें 10 की पावर माइनस 7 H पॉजिटिव आयन और 10 की पावर माइनस में 7 OH नेगेटिव आयन ही प्रेजेंट होते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमने डिसोसिएशन थोड़ा इंक्रीज कर दिया, देखो वार्म वाटर लिया हमने, थोड़ा गर्म लिया है, तो थोड़ा डिसोसिएशन होगा, OH नेगेटिव आयन और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन इवन देन वाटर इज ए वीक न्यूक्लियोफाइल। तो इस लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से वीक न्यूक्लियोफाइल ने भी अटैक कर दिया और ये रिएक्शन हो गई, और आपका 2,4,6 ट्राई नाइट्रो कौन बन गया बोलो यहाँ पे, फिनोल। तो यहाँ पे आप नीचे करेक्शन कर लेंगे, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, और क्या प्रोडक्ट बन गया आपका ये, फिनोल, इस टाइप से। तो ये थी आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ये ऑर्डर इनके बीच। तो ये हमने पढ़ी डिफरेंट आपकी जो नाइट्रो नाइट्रेटो जो कंपाउंड थे, मेनली नाइट्रो कंपाउंड ही थे, जिनके आपने आईपैक नोमेनक्लेचर देखा, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, और थोड़ा हमने इनकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बेस के ऊपर ये लास्ट में हमने क्वेश्चन भी देखा। सो दैट ऑल अबाउट दीज डिफरेंट रिएक्शंस, these different important questions। तो ऑर्डर क्या हुआ, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ इसमें, 2,4,6, बोलो कौन, ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, 2,4,6। देखो मैं यहाँ से क्लियर कर दूं ताकि आपको ये अच्छे से दिखे, जो मैंने अटैक होते दिखा दिया था यहाँ पे, तो अब आपको क्लियर कट देखो अच्छे से दिख रहा है यहाँ पे। तो बोलो कौन हुआ आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव इनके अंदर, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज मोस्ट रिएक्टिव, देन द 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, देन 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, देन क्लोरोबेंजीन। तो मोस्ट रिएक्टिव कौन है टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपकी स्ट्रक्चर नंबर 4, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। सबसे कम रिएक्टिव कौन हुआ, सिंपल क्लोरोबेंजीन। So that all about the IPAC nomenclature, the different physical properties of the nitro compounds, और कुछ हमने देखा नाइट्रिटो कंपाउंड्स के साथ भी हमने कंपैरिजन किया कुछ प्रॉपर्टीज में आपके नाइट्रो कंपाउंड का। थैंक यू।